नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की हमारी सीरीज में आज हम चैप्टर 17 पर चर्चा करेंगे, द इंडियन वर्किंग क्लास एंड द नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय श्रमिक वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन। तो आज का हमारा विषय है कि भारत में ये आधुनिक श्रमिक वर्ग, ये मॉडर्न वर्किंग क्लास कैसे वजूद में आई और आज़ादी की लड़ाई से इसका रिश्ता कैसे बना। ये सिर्फ हड़तालों या फैक्ट्री के धुएं की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक नई पहचान गढ़ने की, एक सामूहिक चेतना, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के आप कह सकते हैं जागने की। हाँ, बिल्कुल। जैसे कभी कभी होता है ना, किसी बड़े परिवार में या मोहल्ले में लोग पहले सिर्फ अपने अपने घर के बारे में सोचते हैं, फिर कोई बाहरी मसला आता है तो सबको लगता है अरे हम सब तो एक ही हैं। कुछ वैसा ही बड़े पैमाने पर यहाँ हो रहा था। बिल्कुल सही कहा। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय श्रमिक वर्ग का विचार या उसकी चेतना वो तब तक ठीक से आकार ले ही नहीं सकती थी जब तक भारतीय लोग या इंडियन पीपल का विचार जड़े न पकड़ ले। अच्छा। हाँ, मतलब एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया जिसे कहते हैं नेशन इन द मेकिंग, और एक वर्किंग क्लास के उभरने की प्रक्रिया, ये दोनों साथ साथ चल रही थी और एक दूसरे को एक तरह से ताकत दे रही थी। सोचिए, जब तक ये फीलिंग ही नहीं है कि हम सब भारतीय हैं, तब तक ये फीलिंग कैसे मजबूत होगी कि हम सब भारतीय मजदूर हैं। सही बात है। तो राष्ट्रवाद ने मजदूरों को एक अखिल भारतीय पहचान का आधार दिया और मजदूरों के संघर्षों ने, खासकर जब वो विदेशी मालिकों के खिलाफ होते थे, राष्ट्रवाद को और धार दी। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये मॉडर्न वर्कर्स आए कहाँ से? जाहिर है ये हमेशा से तो नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी रफली शुरू होती है 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में। मान लीजिए 1850s के बाद देसी जैसे देश में रेल लाइनें बिछने लगीं, पोस्ट और टेलीग्राफ का नेटवर्क फैला और सबसे जरूरी मॉडर्न इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई, खासकर कपड़ा मिले बॉम्बे और अहमदाबाद में, जूट मिले कलकत्ता में। वैसे वैसे इन नई जगहों पर काम करने के लिए लोग गांवों से शहरों की तरफ आने लगे। ये वो लोग थे जो खेती या पारंपरिक कामों से हटकर फैक्ट्री मजदूर, रेलवे कर्मचारी, डॉक वर्कर जैसी नई भूमिकाओं में आ रहे थे। यही भारत का नया आधुनिक श्रमिक वर्ग था। लेकिन ये तो अलग अलग शहरों में थे ना, अलग अलग इंडस्ट्रीज में बिखरे हुए लोग थे। कोई बॉम्बे की मिल में, कोई कलकत्ता की, कोई कानपुर में, कोई मद्रास में। हाँ, इनमें ये हम सब एक हैं, एक ऑल इंडिया क्लास वाली भावना, एक संगठित शक्ति बनने का एहसास, ये कैसे पैदा हुआ? ऐसा तो नहीं था कि सबके पास फोन थे और एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया। बिल्कुल नहीं। उस जमाने में तो एक शहर से दूसरे शहर खत पहुंचना ही हफ्तों का काम था। तो जैसा मैंने शुरू में कहा, ये जुड़ाव आया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उभार से। अच्छा। जैसे जैसे नेशनलिज्म की लहर फैली, लोगों में ये भाव जागा कि हम अलग अलग भाषा, धर्म, जाति के होते हुए भी एक इंडियन नेशन का हिस्सा हैं। हमारा साझा दुश्मन ब्रिटिश हुकूमत है। इसी राष्ट्रीय भावना ने मजदूरों को भी जोड़ा। उन्हें लगा कि हम चाहे कहीं भी काम करें, किसी भी फैक्ट्री में, हमारी समस्याएं एक जैसी हैं। हमारा शोषण करने वाले मालिक, खासकर विदेशी, एक जैसे हैं और हम सब मिलकर एक ज्यादा बड़ी लड़ाई का हिस्सा हैं, आजादी की लड़ाई। हाँ, ये बात समझ आती है। राष्ट्रवाद ने उन्हें एक कॉमन ग्राउंड दिया, एक साझा मंच। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक राष्ट्रवादी नेता और बुद्धिजीवी इस सीन में नहीं आए, तब तक मजदूर एकदम चुपचाप थे। मतलब कोई आवाज नहीं थी या अपने लेवल पे भी कुछ विरोध वगैरह चल रहा था? नहीं, चुपचाप तो बिल्कुल नहीं थे। ऐसा सोचना गलत होगा कि मजदूर बस मूक दर्शक थे। 19वीं सदी के आखिर में नेशनलिस्ट इंटेलिजेंसिया के सक्रिय रूप से जुड़ने से पहले भी मजदूरों के विरोध प्रदर्शन और हड़तालें होती थीं। अच्छा। हाँ, रिकॉर्ड्स मिलते हैं। बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत, मद्रास, कोयम्बटूर, वर्धा जैसी जगहों की टेक्सटाइल मिलों में हुई हड़तालों के। रेलवे कर्मचारियों ने भी हड़तालें की और यहाँ तक कि असम के चाय बागानों, मतलब प्लांटेशंस जैसी जगहों पर भी, जहाँ हालात बहुत ज्यादा दमनकारी थे, वहाँ भी मजदूरों ने विरोध जताया। लेकिन इन शुरुआती विरोध प्रदर्शनों और जो बाद की संगठित हड़तालें हुई, उनमें क्या बुनियादी फर्क था? क्या ये बस छोटी मोटी बातों पर लोकल लेवल के झगड़े टाइप थे? हाँ, काफी हद तक आप कह सकते हैं। ये शुरुआती विरोध ज्यादातर स्पोराडिक थे, यानी कभी कभार होने वाले, अचानक भड़कने वाले। अच्छा। स्पॉन्टेनियस थे, मतलब किसी खास लीडर या प्लान के बिना किसी तात्कालिक मुद्दे पर गुस्सा फूट पड़ता था
और सबसे जरूरी ये अनऑर्गेनाइज्ड थे। इनका कोई स्थायी संगठन, कोई ट्रेड यूनियन जैसी चीज नहीं थी उस वक्त। इनका फोकस भी ज्यादातर तात्कालिक आर्थिक शिकायतों, मतलब इमीडिएट इकोनॉमिक ग्रीवेंस पर रहता था। जैसे मजदूरी कम कर दी, काम के घंटे बढ़ा दिए, किसी फोरमैन ने बदतमीजी कर दी वगैरह। इनका कोई बड़ा राजनीतिक लक्ष्य या साम्राज्यवाद विरोधी एजेंडा, मतलब वाइडर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस उस वक्त नहीं होता था। सोचें जैसे कभी हॉस्टल में खाने की क्वालिटी एकदम गिर जाए तो स्टूडेंट्स थालियां पीटना शुरू कर देते हैं। वो उस वक्त का गुस्सा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने निकले हैं। शुरुआती हड़तालें कुछ वैसी ही थीं। तो उस दौर में क्या मजदूरों की इन भयानक हालतों को सुधारने के लिए कोई संगठित कोशिश नहीं हुई? कोई तो होगा जो सोच रहा होगा कि भाई इन लोगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। कोशिशें जरूर हुई, लेकिन वो मजदूरों के अपने आंदोलन से ज्यादा फिलैंथ्रोपिक यानी परोपकारी किस्म की थीं। समाज सेवा के भाव से कुछ पढ़े लिखे दयालु लोगों ने पहल की। अच्छा। ये सिलसिला 1870 के दशक से ही दिखने लगता है। ये वो लोग थे जिन्हें मजदूरों की दुर्दशा देखकर तकलीफ होती थी और वो उनकी मदद करना चाहते थे, पर ये मजदूर खुद नहीं थे। जैसे कि कुछ नाम या उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, कई महत्वपूर्ण प्रयास हुए। जैसे 1878 में बॉम्बे में एक पारसी सुधारक थे, सोराबजी शाहपुरजी बंगाली। उन्होंने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक बिल पेश करने की कोशिश की ताकि फैक्ट्री मजदूरों के काम के घंटे तय किए जा सकें, उन्हें कुछ राहत मिले। हालांकि वो बिल पास नहीं हो पाया, पर ये एक शुरुआती संगठित प्रयास था लेजिस्लेशन के जरिए सुधार लाने का। और बंगाल में, जहां समाज सुधार का काम काफी जोरों पर था उस समय? हाँ, बंगाल में भी। वहां शशिपादा बैनर्जी, जो ब्रह्मो समाज से जुड़े एक सुधारक थे, उन्होंने 1870 में ही कलकत्ता के पास बड़ा नगर में वर्किंग मेंस क्लब की स्थापना की। अच्छा, 1870 में ही? हाँ, काफी पहले। साथ ही उन्होंने भारत श्रमजीवी नाम की एक मासिक पत्रिका भी शुरू की। उनका मुख्य उद्देश्य मजदूरों को नैतिक और सामाजिक रूप से शिक्षित करना था, उनमें थोड़ी जागरूकता लाना था। और बॉम्बे में लोखंडे का नाम भी आता है शायद, आपने बताया। बिल्कुल। बॉम्बे में नारायण मेघाजी लोखंडे एक बहुत अहम व्यक्ति थे इस शुरुआती दौर में। उन्होंने खुद मिल में काम किया था, इसलिए वो मजदूरों की दिक्कतों को करीब से समझते थे। उन्होंने 1880 में दीन बंधु नाम का एक एंग्लो मराठी साप्ताहिक अखबार शुरू किया, जो खास तौर पर मजदूरों के मुद्दों को उठाता था। अच्छा। फिर 1890 में उन्होंने बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन बनाई। ये भारत की शुरुआती मजदूर संस्थाओं में से एक मानी जा सकती है। लोखंडे मजदूरों की सभाएं करते थे, उनकी मांगों को सरकार और मिल मालिकों तक पहुंचाते थे। एक बार तो उन्होंने करीब 5500 मिल मजदूरों के दस्तखत वाला एक मेमोरियल, एक ज्ञापन तैयार करके बॉम्बे फैक्ट्री कमीशन को सौंपा था। 5500? हाँ, जिसमें हफ्ते में एक दिन की छुट्टी, दोपहर में आधे घंटे का ब्रेक, समय पर तनख्वाह जैसी बुनियादी मांगें थीं। लेकिन ये जो कोशिशें थीं बंगाली, बैनर्जी, लोखंडी की, क्या इन्हें हम आज के अर्थों में ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत मान सकते हैं? मतलब क्या ये प्रॉपर लेबर मूवमेंट था? देखिए, कहना थोड़ा मुश्किल है। ये प्रयास महत्वपूर्ण जरूर थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा हमने कहा, इनका चरित्र ज्यादातर परोपकारी, फिलैंथ्रोपिक था। ये मजदूरों द्वारा खुद अपने दम पर संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला आंदोलन नहीं था। ये कुछ संवेदनशील बाहरी लोगों द्वारा मजदूरों की भलाई के लिए किए गए प्रयास थे। एक और अहम बात यह है कि ये लोग, बंगाली, बैनर्जी, लोखंडे, उस समय के मुख्य धारा के राष्ट्रीय आंदोलन यानी मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट, कांग्रेस वगैरह से सीधे तौर पर जुड़े हुए नहीं थे। उनका काम समाज सेवा के क्षेत्र में था, राष्ट्रीय राजनीति में उस वक्त नहीं था। चलिए, अब आते हैं मुख्य धारा के राष्ट्रवादियों पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बन चुकी थी। उनका रवैया क्या था शुरू में इन मजदूरों और उनके मुद्दों के प्रति? क्या वो ध्यान दे रहे थे? देखिए, शुरुआत में यानी कांग्रेस के शुरुआती दौर में राष्ट्रीय आंदोलन और उसके नेता मजदूरों के सवालों पर काफी हद तक उदासीन, इंडिफरेंट थे। अच्छा, उदासीन। हाँ, ऐसा नहीं था कि उन्हें मजदूरों की बुरी हालत का पता नहीं था, बिल्कुल पता था, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया। उनकी नज़र में शायद और मुद्दे ज्यादा जरूरी थे उस वक्त। ऐसा क्यों? क्या उन्हें लगता था कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, या कोई और रणनीतिक वजह थी? वजह रणनीतिक थी।
उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन अपनी शैशवावस्था में था, बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा था। राष्ट्रवादियों का सारा ध्यान इस बात पर था कि कैसे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पूरे देश को, सभी वर्गों को एकजुट किया जाए। उन्हें डर था कि अगर वो मजदूरों और मालिकों के आपसी झगड़ों में पड़ेंगे, खासकर भारतीय मालिकों और भारतीय मजदूरों के बीच, तो इससे भारतीयों में ही फूट पड़ जाएगी। अच्छा। क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष शुरू हो जाएगा और अंग्रेजों के खिलाफ जो साझा मोर्चा बनाने की कोशिश है वो कमजोर पड़ जाएगी। उनकी सोच थी कि पहले देश को आजाद करा लें, फिर ये अंदरूनी मसले सुलझाते रहेंगे। मतलब यूनिटी फर्स्ट वाला फंडा था। बिल्कुल यही है, यूनिटी फर्स्ट। दादा भाई नौरोजी ने तो 1886 में कांग्रेस के दूसरे ही अधिवेशन में इसे बहुत साफ शब्दों में कह दिया था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस को सिर्फ उन्हीं सवालों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो पूरी कौम यानी एंटायर नेशन से सीधे तौर पर जुड़े हों। जो सामाजिक सुधार या अलग अलग वर्गों के आपसी मसले हैं यानी क्लास क्वेश्चंस हैं, उन्हें उन वर्गों की अपनी संस्थाओं, अपनी क्लास कांग्रेसों पर छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस का मुख्य काम है पूरे भारत को राजनीतिक रूप से एकजुट करना। लेकिन क्या ये रवैया हमेशा ऐसा ही बना रहा या वक्त के साथ इसमें कुछ बदलाव आया? क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन तो धीरे धीरे मजबूत हो रहा था, उसका दायरा बढ़ रहा था, लोग जुड़ रहे थे। नहीं, ये रवैया हमेशा एक जैसा नहीं रहा, इसमें बदलाव आया और आना स्वाभाविक भी था। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन परिपक्व हुआ, उसका आधार फैला, तो राष्ट्रवादी खेमे के अंदर ही नई विचारधाराएं पनपी। अच्छा। कुछ नेता ऐसे सामने आए जो मजदूरों के सवालों पर ज्यादा संवेदनशील थे, कम हिचक रखते थे, कुछ तो खुलकर प्रो लेबर यानी मजदूर समर्थक थे। तब ये कोशिशें शुरू हुई कि मजदूरों को संगठित किया जाए, उन्हें जागरूक बनाया जाए, ताकि वो मालिकों के सामने, खासकर ताकतवर पूंजीपतियों के सामने, अपनी बात मजबूती से रख सके, बेहतर मोल भाव कर सके, मतलब बार्गेनिंग पोजीशन में आ सके। लेकिन हाँ, ओवरआर्चिंग लक्ष्य अब भी वही था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा, एक एंटी इंपीरियलिस्ट यूनाइटेड फ्रंट बनाए रखना। फर्क ये आया कि अब ये माना जाने लगा कि ये एकता सिर्फ मजदूरों की कीमत पर हासिल नहीं की जा सकती। अगर एकता चाहिए तो सभी वर्गों को, जिसमें अमीर और मालिक वर्ग भी शामिल हैं, कुछ न कुछ त्याग या रियायतें, मतलब सैक्रिफाइसेस और कंसेशंस देनी होंगी। एकता न्यायपूर्ण होनी चाहिए। आपने शुरू में एक डिफरेंशियल एटीट्यूड की बात की थी, एक दोहरे रवैये की। ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता लगता है। इसका क्या मतलब था, जरा विस्तार से बताइए। हाँ, ये उस दौर की राजनीति और सोच को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डिफरेंशियल एटीट्यूड का मतलब था कि शुरुआती राष्ट्रवादियों का रवैया इस बात पर निर्भर करता था कि मजदूर किस मालिक के लिए काम कर रहा है, किसी भारतीय उद्योगपति के लिए या किसी ब्रिटिश कंपनी या मालिक के लिए। अच्छा। दोनों के प्रति उनका नजरिया अलग था। अरे, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब मजदूर तो मजदूर है, उसका शोषण तो हो ही रहा है, चाहे मालिक देसी हो या विदेशी। ऐसा भेदभाव क्यों? देखिए, आज के नजरिए से ये अजीब लगता है, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन उस समय की मजबूरियां और प्राथमिकताएं अलग थीं। जब मामला भारतीय मालिकों की फैक्ट्रियों या मिलों का होता था, तो राष्ट्रवादी नेता और अखबार आमतौर पर मजदूरों के पक्ष में बोलने या उनकी हड़तालों का समर्थन करने से हिचकिचाते थे। अच्छा। बल्कि ज्यादातर राष्ट्रवादी अखबारों ने तो सरकार द्वारा लाए गए शुरुआती लेबर कानूनों जैसे 1881 और 1891 के फैक्ट्री एक्ट, उनका विरोध किया था। विरोध किया था? क्यों? वो तो मजदूरों के भले के लिए थे ना। हाँ, दिखने में तो भले के लिए थे। ये कानून काम के घंटे कुछ कम करने, बच्चों से काम लेने पर कुछ पाबंदी लगाने जैसे मामूली सुधार ला रहे थे। लेकिन राष्ट्रवादियों का तर्क था कि सरकार को इंडस्ट्री के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। ये मालिकों और मजदूरों के बीच की बात है। भारतीय टेक्सटाइल मिलों में होने वाली हड़तालों को भी वो भारतीय उद्योग के लिए हानिकारक मानते थे। इसके पीछे क्या तर्क दिए जाते थे? एक तो आपने बताया कि आपसी फूट का डर था, और क्या वजह थी? फूट का डर तो था ही। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि राष्ट्रीयवादियों को पक्का यकीन था, और इसमें काफी सच्चाई भी थी, कि ब्रिटिश सरकार ये जो लेबर कानून ला रही है वो भारतीय मजदूरों से हमदर्दी के कारण नहीं, बल्कि लंकाशायर और मैनचेस्टर के ब्रिटिश कपड़ा उद्योगपतियों के दबाव में ला रही है। ओहो। हाँ, ब्रिटेन के उद्योगपति भारत की उभरती हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कंपटीशन महसूस कर रहे थे।
उन्हें डर था कि भारत का सस्ता माल उनके बाजार पर कब्जा कर लेगा। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला कि भारत में ऐसे नियम कानून बनाए जाएं जिससे भारतीय मिलों की उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट, बढ़ जाए और उनका कॉम्पिटिटिव एज कम हो जाए। अच्छा, मतलब काम के घंटे कम होंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, लागत बढ़ेगी। बिल्कुल। ओहो, मतलब राष्ट्रीयवादियों को लगता था कि ये अंग्रेजों की चाल है भारतीय उद्योग को नुकसान पहुंचाने की, मजदूरों की भलाई का तो बस बहाना है। ये तो वाकई बड़ी महीन राजनीति थी उस वक्त की। बिल्कुल। और तीसरा कारण जुड़ा था आर्थिक राष्ट्रवाद से। शुरुआती राष्ट्रवादियों का मानना था कि भारत की गरीबी और पिछड़ेपन का एकमात्र इलाज है तेज औद्योगिकरण, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारत तभी तरक्की करेगा जब यहाँ ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी। इसलिए वो ऐसा कोई भी कदम उठाने के खिलाफ थे जिससे भारत की इन्फेंट इंडस्ट्री, नवजात उद्योग को नुकसान पहुंचे। अच्छा। उनका तर्क था कि अभी भारतीय उद्योग बच्चा है, उसे पालने पोसने की जरूरत है। उस पर लेबर कानूनों का बोझ डालना तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही मार देना जैसा होगा। पहले इंडस्ट्री को मजबूत होने दो, फिर मजदूरों की भलाई की सोचेंगे। लेकिन क्या सभी राष्ट्रवादी ऐसी लाइन पर सोचते थे? कोई अपवाद नहीं था? कोई ऐसा नहीं था जो कहता हो कि भाई उद्योग जरूरी है पर इंसानों की कीमत पर नहीं? एक महत्वपूर्ण अपवाद था तिलक से जुड़े मराठा अखबार ने, जिस पर उस समय उग्र सुधारवादी विचारक GS आगरकर का प्रभाव था, इस मुद्दे पर अलग रुख अपनाया। अच्छा। मराठा ने उस दौर में भी मजदूरों का पक्ष लिया और भारतीय मिल मालिकों से अपील की कि वे मजदूरों को कुछ रियायतें दें, उनकी हालत सुधारें। लेकिन ये आवाज उस समय मुख्य धारा की सोच से अलग थी। ज्यादातर लोग भारतीय उद्योग बचाओ वाले तर्क के साथ थे। ठीक है, तो ये तो हुई भारतीय मालिकों के मामले में राष्ट्रवादियों की हिचक। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। जब मालिक ब्रिटिश होता था तब क्या होता था? क्या तब भी यही हिचक, यही इन्फेंट इंडस्ट्री वाली दलीलें दी जाती थी? तब सीन बिल्कुल पलट जाता था। जब मजदूर किसी ब्रिटिश स्वामित्व वाले उद्यम, मतलब ब्रिटिश ओन्ड एंटरप्राइज में काम करता था, जैसे कि रेलवे, जो ज्यादातर ब्रिटिश कंपनियां चलाती थीं, जूट मिले जिनमें ब्रिटिश पूंजी बहुत लगी थी, या खासकर असम के चाय बागान जो लगभग पूरी तरह यूरोपीय मालिकों के कब्जे में थे। हाँ, चाय बागानों का जिक्र आया था। तब राष्ट्रवादी नेता और अखबार बिना किसी हिचके पूरी ताकत से मजदूरों के समर्थन में खड़े हो जाते थे। तब ना आपसी फूट का डर रहता था, ना इन्फेंट इंडस्ट्री की चिंता। इसकी क्या वजह थी? सिर्फ ये कि मालिक अंग्रेज है, हमारा दुश्मन है? हाँ, बुनियादी वजह यही थी। जैसा कि 1891 में कांग्रेस के अध्यक्ष P. आनंदाचार्लू ने कहा भी था, यहाँ मामला अलग है क्योंकि यहाँ मालिक और मजदूर एक ही राष्ट्र का हिस्सा, मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम नेशन नहीं है। अच्छा। सीधी सी बात है, जब शोषक एक्सप्लॉइटर विदेशी हो तो उसके खिलाफ लड़ाई अपने आप में एक राष्ट्रीय कार्य बन जाती है। वो साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष का हिस्सा बन जाती है। इसका कोई बड़ा उदाहरण है जहां यह साफ दिखता हो, जहां राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश मालिकों के खिलाफ मजदूरों का खुलकर साथ दिया? सबसे ज्वलंत और भयावह उदाहरण असम के चाय बागानों का है। वहां काम करने वाले मजदूरों की हालत बंधुआ मजदूरों से भी बदतर थी, लगभग गुलामों जैसी। बाप रे। उन्हें धोखे से, बहला फुसलाकर या जबरदस्ती भर्ती करके दूर दराज के इलाकों से लाया जाता था और फिर उन्हें बागानों में कैद रखा जाता था। उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। यूरोपीय बागान मालिकों को बाकायदा कानूनी अधिकार मिले हुए थे। कानूनी अधिकार? हाँ, कानूनी अधिकार कि वो मजदूरों को गिरफ्तार कर सकते थे, उन्हें सजा दे सकते थे, उन्हें जबरदस्ती काम पर रोक सकते थे। ये अमानवीय शोषण था। ये तो भयानक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और लगभग सभी राष्ट्रवादी अखबारों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने इसे राष्ट्रीय अपमान का मुद्दा बनाया कि कैसे विदेशी पूंजीपति, फॉरेन कैपिटलिस्ट्स, औपनिवेशिक सरकार, कॉलोनियल स्टेट की मिलीभगत से भारतीय मजदूरों पर ऐसा बर्बर अत्याचार, अनब्राइडल्ड एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ये सिर्फ मजदूरों का नहीं, पूरे राष्ट्र की इज्जत का सवाल बन गया। तो क्या कोई बड़ी हड़ताल भी हुई किसी ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ, जिसे राष्ट्रवादियों का ऐसा ही जबरदस्त समर्थन मिला हो, चाय बागानों के विरोध के अलावा? बिल्कुल हुई। शायद किसी संगठित मजदूर वर्ग के हिस्से द्वारा की गई पहली बड़ी हड़तालों में से एक, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक जिसे कहा जा सकता है, वो ब्रिटिश स्वामित्व और प्रबंधन वाली रेलवे में ही हुई थी। अच्छा, रेलवे में? हाँ, ये थी मई 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के सिग्नलर्स की हड़ताल,
जीआईपी रेलवे उस समय भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रेल कंपनियों में से एक थी, पूरी तरह ब्रिटिश नियंत्रण में। अच्छा, सिग्नलर्स की हड़ताल, उनकी मांगे क्या थी? मांगे वही बुनियादी थीं जो आज भी मजदूर आंदोलनों में सुनाई देती हैं। बेहतर वेतन, माने वेजेस, काम के निश्चित और कम घंटे, आवर्स ऑफ वर्क, और सेवा की अन्य शर्तें, अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस, जैसे छुट्टी, पेंशन वगैरह में सुधार। और इस पर राष्ट्रवादियों का क्या रुख रहा? क्या इसे भी उन्होंने इंडस्ट्री के लिए खतरा माना या इस बार अलग था? बिल्कुल नहीं। इसके ठीक उलट, इस हड़ताल को राष्ट्रवादियों का अभूतपूर्व समर्थन मिला। लगभग सभी राष्ट्रवादी अखबारों ने, चाहे वो नरमपंथी हो या गरमपंथी, खुलकर हड़ताल का समर्थन किया। सब ने? हाँ, सब ने। बाल गंगाधर तिलक के अखबारों, मराठा और केसरी ने तो कई हफ्तों तक लगातार इस हड़ताल के पक्ष में लिखा, हड़तालियों के जज्बे की तारीफ की और सरकार तथा रेलवे कंपनी की आलोचना की। सिर्फ अखबारों तक ही बात सीमित नहीं रही। बॉम्बे और बंगाल में फिरोज शाह मेहता, डी वाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे उस समय के दिग्गज राष्ट्रवादी नेताओं ने हड़तालियों के समर्थन में बड़ी बड़ी सार्वजनिक सभाएं आयोजित की और उनके परिवारों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा किया। अरे वाह, मतलब फंड रेजिंग भी हुई? हाँ, सोचिए, देश के बड़े बड़े नेता मजदूरों के हड़ताल के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। वाह, ये तो वाकई एक बड़ा मोड़ लगता है। तो ये जीआईपी रेलवे हड़ताल इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है इतिहास में? सिर्फ इसलिए कि इसमें बड़े नेता शामिल हुए? नेताओं का शामिल होना महत्वपूर्ण था, बिल्कुल, लेकिन इसकी असली अहमियत कहीं ज्यादा गहरी है। ये इसलिए मील का पत्थर मानी जाती है क्योंकि यहाँ शोषक, एक्सप्लॉइटर विदेशी था, एक ब्रिटिश कंपनी। बस यही एक तथ्य इस हड़ताल को और इसके समर्थन में चल रहे आंदोलन को एक राष्ट्रीय मुद्दा, एक नेशनल इशू और राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न अंग बनाने के लिए काफी था। अच्छा, इसने साफ कर दिया कि जब दुश्मन साझा हो, यानी ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश पूंजी, तो मजदूर वर्ग का संघर्ष भी राष्ट्रीय संघर्ष का हिस्सा बन जाता है और उसे पूरे राष्ट्र का समर्थन मिल सकता है। इसने राष्ट्रवाद और मजदूर आंदोलन के बीच एक पुल का काम किया एक तरह से। तो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में इस जीआईपी हड़ताल के अनुभव के बाद क्या राष्ट्रवादी सोच में मजदूरों को लेकर कोई और गहरा बदलाव आया? मतलब क्या ये रवैया और विकसित हुआ? हाँ, निश्चित रूप से। सदी के मुड़ने के साथ, टर्न ऑफ द सेंचुरी यानी 1900 के आसपास, हम देखते हैं कि जैसे जैसे भारत में औद्योगिक विकास थोड़ा और बढ़ा, शहरों में मजदूरों की संख्या और उनका संगठित रूप बढ़ने लगा। वैसे वैसे राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों, नेशनलिस्ट इंटेलिजेंशिया के बीच एक नई सोच, एक नई प्रवृत्ति, न्यू टेंडेंसी उभरती हुई दिखाई देती है। क्या थी ये नई प्रवृत्ति? क्या अब वो भारतीय मालिकों के यहाँ काम करने वाले मजदूरों के बारे में भी ज्यादा संजीदगी से सोचने लगे थे? हाँ, कुछ हद तक ऐसा कहा जा सकता है। बीसी पाल और जी सुब्रमण्य अय्यर जैसे उस समय के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता अब खुलकर ये बात करने लगे थे कि मजदूरों को, जो समाज का कमजोर तबका, वीकर सेक्शन है, ताकतवर पूंजीपतियों, पावरफुल कैपिटलिस्ट के शोषण से बचाने के लिए बाकायदा कानूनों, लेजिस्लेशंस की जरूरत है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ सिर्फ ब्रिटिश पूंजीपतियों की बात नहीं हो रही, बल्कि सामान्य रूप से पूंजीपतियों की बात हो रही है। ये पहले वाले रवैये से एक अहम बदलाव था। हाँ, ये तो बड़ा फर्क है। जहाँ पहले भारतीय इंडस्ट्रीज के लिए लाए जा रहे लेबर कानूनों का ये कहकर विरोध किया जा रहा था कि ये ब्रिटिश चाल है या इससे भारतीय उद्योग कमजोर होगा, अब ये समझ बन रही थी कि मजदूरों के हितों की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है, चाहे मालिक भारतीय हो या विदेशी। यानी अब बात सिर्फ ब्रिटिश मालिकों के खिलाफ मजदूरों को इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि मजदूरों के अधिकारों को अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाने लगा था। ये तो राष्ट्रवाद की सोच के विकास में एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। और बात सिर्फ कानून बनाने की मांग तक ही नहीं रुकी। 1903 में जी सुब्रमण्य अय्यर ने तो इससे भी आगे बढ़कर ये तर्क दिया कि मजदूरों को खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। इसके लिए उन्हें एकजुट होना चाहिए और अपनी यूनियनें, ट्रेड यूनियंस बनानी चाहिए। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ मजदूरों से ही ये अपील नहीं की, अच्छा, बल्कि आम जनता से भी कहा कि उन्हें मजदूरों के इस संगठन बनाने और संघर्ष करने के काम में पूरी मदद करनी चाहिए। ये तो जबरदस्त बदलाव है। पहले जहां मजदूरों के मुद्दों को या तो नजरअंदाज किया जा रहा था या सिर्फ विदेशी मालिकों के संदर्भ में उठाया जा रहा था,
अब न सिर्फ उनके अधिकारों की बात हो रही है, बल्कि उन्हें संगठित होने और अपने हक के लिए लड़ने के लिए बाकायदा प्रोत्साहित किया जा रहा है और जनता से भी उनकी मदद की अपील की जा रही है। हाँ, ये दिखाता है कि 20वीं सदी की शुरुआत तक आते आते राष्ट्रीय आंदोलन का दायरा और उसकी सोच विकसित हो रही थी। वो सिर्फ राजनीतिक आजादी की मांग तक सीमित नहीं रह रहा था। सही है। ये समझ गहरी हो रही थी कि सच्ची आजादी सिर्फ अंग्रेजों के जाने से नहीं आएगी, बल्कि उसके लिए समाज के अंदर मौजूद शोषण और अन्याय को भी खत्म करना होगा। सामाजिक और आर्थिक न्याय, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का सवाल भी राष्ट्रीय एजेंडे का हिस्सा बन रहा था। मजदूरों को उनके हक दिलाना भी इसी बड़ी लड़ाई का एक जरूरी पहलू माना जाने लगा था। ये चेतना धीरे धीरे ही सही पर जाग रही थी। तो ये थी कहानी भारतीय श्रमिक वर्ग के उदय की और राष्ट्रीय आंदोलन से उसके शुरुआती और कहना चाहिए काफी उतार चढ़ाव भरे रिश्ते की। कैसे हालात बदले, कैसे राष्ट्रवादियों की सोच बदली, कभी उदासीनता, कभी भारतीय उद्योग बचाने की चिंता, कभी विदेशी मालिक के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल, और फिर धीरे धीरे मजदूरों के अपने अधिकारों की पहचान। एक जटिल यात्रा थी ये शुरुआती दौर की। हाँ, और ये कहानी का सिर्फ पहला अध्याय था एक तरह से। ये तो बस एक भूमिका थी कि कैसे दो बड़ी ताकतें, राष्ट्रवाद और मजदूर वर्ग की चेतना, एक दूसरे के संपर्क में आईं। आगे चलकर खासकर 1905 के स्वदेशी आंदोलन और फिर महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में आने के बाद ये रिश्ता और भी गहरा, और भी जटिल और ज्यादा गतिशील होता जाएगा। मजदूर आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन को नई ऊर्जा देगा और राष्ट्रीय आंदोलन मजदूर आंदोलन को नई दिशा। एक बेहद दिलचस्प हुदूर शुरू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। तो 1903 से 1908 का जो स्वदेशी आंदोलन था, वो भारतीय लेबर मूवमेंट की कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ था। हाँ, बिल्कुल। जैसे कभी-कभी कॉलेज कैंपस में होता है ना, कोई छोटा सा मुद्दा एकदम से बड़ा बन जाता है और स्टूडेंट्स मतलब बिल्कुल ऑर्गेनाइज होके प्रोटेस्ट करने लगते हैं। बिल्कुल। कुछ वैसा ही माहौल था उस वक्त मजदूरों के बीच। एक सरकारी सर्वे ने भी उस वक्त दो बातें खास तौर पर नोट की थी। एक तो प्रोफेशनल एजिटेटर्स का सीन पर आना, मतलब वो लोग जो आंदोलन खड़ा करने और चलाने में माहिर थे। हाँ, जो इसे प्रोफेशनली कर रहे थे। और दूसरी मजदूरों की अपनी पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स में साफ दिखने लगी थी। मतलब अब ये सिर्फ अचानक वाला गुस्सा नहीं था, इसमें बाकायदा प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल। और इसका असर आंकड़ों में भी दिखने लगा था। हड़तालों की संख्या वो तेजी से बढ़ी। कई बड़े स्वदेशी नेता जैसे बिपिन चंद्र पाल, CR दास, लियाकत हुसैन, ये सब पूरे जोश के साथ मजदूरों के साथ खड़े नजर आए। और सिर्फ खड़े ही नहीं हुए, है ना? ये सिर्फ भाषण देके चले जाने वाले नेता नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग स्टेबल ट्रेड यूनियंस बनाने में मदद कर रहे थे, हड़तालों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, मजदूरों को लीगल एड, कानूनी मदद दिलवा रहे थे और उनके लिए चंदा इकट्ठा करने की मुहिम भी चला रहे थे। आप सोचिए, उस दौर में देश के बड़े नेता मजदूरों की सभाओं में जा रहे हैं। ये दिखाता है कि मजदूर आंदोलन को अब नेशनल पॉलिटिक्स में गंभीरता से लिया जा रहा था। और 4 नाम तो इस दौरान खास तौर पर उभरे थे: अश्विनी कुमार बैनर्जी, प्रभात कुमार रॉय चौधरी, प्रेमतोष बोस और अपूर्व कुमार घोष। इन्होंने कई हड़तालों में काफी अहम भूमिका निभाई। हाँ, ये नाम महत्वपूर्ण है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इन्हें सबसे ज्यादा कामयाबी मिली गवर्नमेंट प्रेस, रेलवेज और जूट इंडस्ट्री के मजदूरों के बीच। ये वो सेक्टर्स थे जहां या तो फॉरेन कैपिटल था या फिर सीधा सरकार का, मतलब कॉलोनियल स्टेट का कंट्रोल था। हाँ, ये पैटर्न गौर करने लायक है। क्या ये महज इत्तेफाक था या मजदूरों को भी लग रहा था कि असली लड़ाई इन्हीं बड़ी ताकतों से है? कुछ आज की तरह है ना, जहां अक्सर बड़ी MNCs या सरकारी नीतियों के खिलाफ आवाज ज्यादा बुलंद होती है। सही कहा। और उस समय आम जनता का सपोर्ट भी वो तो गजब का था। कलकत्ता की सड़कों पर हड़ताली मजदूरों के समर्थन में अक्सर जुलूस निकलते थे। लोग रास्ते में उन्हें खाना खिलाते थे। अच्छा। हाँ, बड़ी संख्या में लोग, यहाँ तक कि औरतें और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल भी पैसे, चावल, आलू, सब्जियां ये सब दान करते थे। अरे वाह! ये दिखाता है कि आम लोगों में मजदूरों के संघर्ष के प्रति कितनी गहरी सहानुभूति थी। आज के माहौल से तुलना करें तो ये काफी अलग तस्वीर है। आज तो अक्सर स्ट्राइक्स पर राय बटी हुई होती है ना? हाँ, बिल्कुल बटी हुई होती है। इसी दौर में पहली बार
ऑल इंडिया लेवल पर यूनियंस बनाने की कोशिशें भी हुई, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाई। हाँ, शुरुआती कोशिशें थीं। लेकिन एक और सवाल मेरे मन में आता है, ये जो राष्ट्रवादी नेता थे, इनका रवैया यूरोपियन कंपनियों के मजदूरों और भारतीय कंपनियों के मजदूरों के प्रति अलग-अलग क्यों था? क्या ये सिर्फ देशभक्ति थी कि भाई विदेशी का विरोध करो, या ये सोच थी कि अपनी जो नई नई भारतीय कंपनियां हैं उनको अभी टिकने देना चाहिए, उन पर ज्यादा दबाव न डाला जाए? ये थोड़ा पेचीदा मामला लगता है। हाँ, ये पेचीदा है और शायद इसमें दोनों ही बातें रही होंगी। कुछ हद तक देशभक्ति का एंगल कि विदेशी शोषण ज्यादा बुरा है, और कुछ हद तक ये प्रैग्मेटिक सोच कि अभी भारतीय उद्योग शैशवावस्था में है, उन्हें पनपने दिया जाए। लेकिन मेरे हिसाब से इस दौर की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि मजदूर आंदोलन सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज तक सीमित नहीं रहा। अच्छा। हाँ, मतलब सिर्फ बेहतर तनख्वाह या काम के घंटे जैसे मुद्दे नहीं, बल्कि ये देश के बड़े पॉलिटिकल इश्यूज से सीधे तौर पर जुड़ गया। ये एक तरह का आप कह सकते हैं इवोल्यूशन था। कैसे? पहले क्या था, बिना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अचानक होने वाली इकोनॉमिक स्ट्राइक्स। फिर आया दूसरा फेज, राष्ट्रवादियों के सपोर्ट से ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक स्ट्राइक्स। और फिर तीसरा चरण, जहां वर्किंग क्लास खुद बड़े राजनीतिक आंदोलनों का एक एक्टिव हिस्सा बन गई। इसकी कुछ उदाहरण है? हाँ, उदाहरण वाकई दमदार हैं। देखिए, 16 अक्टूबर 1905, जिस दिन बंगाल का विभाजन लागू हुआ, पूरे बंगाल में मजदूरों ने हड़तालें की, विरोध प्रदर्शन किए। कई जूट मिलों, जूट प्रेस फैक्ट्रियों के मजदूर, रेलवे कुली, गाड़ीवान, सब ने काम बंद कर दिया। सबने? हाँ, और हावड़ा में बर्न कंपनी शिपयार्ड के 12,000 मजदूर, 12,000, वो इसलिए हड़ताल पर चले गए क्योंकि उन्हें कलकत्ता में स्वदेशी नेताओं की एक बड़ी मीटिंग थी, फेडरेशन हॉल मीटिंग, उसमें जाने की छुट्टी नहीं मिली थी। 12,000 लोग सिर्फ एक मीटिंग में जाने के लिए, ये तो दिखाता है कि राजनीतिक चेतना किस हद तक पहुंच चुकी थी। बिल्कुल, और बात यही खत्म नहीं हुई। जब मैनेजमेंट ने मजदूरों को वंदे मातरम गाने से रोका या राखी बांधने से रोका, जो उस समय हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गई थी बंगाल विभाजन के विरोध में, तब भी हड़तालें हुई। अच्छा, मतलब ये सिंबल्स बहुत मायने रखने लगे थे। हाँ, ये छोटी घटनाएं नहीं थी, ये राष्ट्रीय अस्मिता और अंग्रेजी हुकूमत के प्रतिरोध के सिंबल बन गए थे। इन प्रतीकों पर हमला मतलब एक तरह से राष्ट्रीय भावना पर हमला माना गया। और ये सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं था, है ना? नहीं, उधर दक्षिण में देखिए, तमिलनाडु के तूतीकोरिन में सुब्रमण्य शिवा ने फरवरी-मार्च 1908 में एक विदेशी कॉटन मिल में हड़ताल का प्रचार किया, और उनका तर्क भी बड़ा दिलचस्प था। क्या तर्क था? उनका कहना था कि ज्यादा मजदूरी के लिए हड़ताल करने से विदेशी मिलें आर्थिक रूप से कमजोर होंगी, जिससे अपने मतलब स्वदेशी उद्योगों को फायदा पहुंचेगा। अच्छा, ये तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म का तर्क हुआ एक तरह से। बिल्कुल, और जब शिवा और मशहूर स्वदेशी नेता चिदम्बरम पिल्लई को गिरफ्तार किया गया, तो तूतीकोरिन और तिरुनीलवेली में जबरदस्त हड़तालें और दंगे हुए। ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय मजदूर मुद्दे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ रहे थे, और नेताओं की गिरफ्तारी कैसे चिंगारी का काम कर रही थी। और पंजाब में भी कुछ हुआ था शायद। हाँ, पंजाब के रावलपिंडी में सरकारी हथियार कारखाने मतलब आर्सनल और रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप के मजदूरों ने हड़ताल की। ये 1907 के पंजाब के राजनीतिक उबाल का हिस्सा था, जिसके चलते लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश निकाला दे दिया गया था। और शायद इस पूरे दौर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन मजदूर वर्ग का तब देखने को मिला जब लोकमान्य तिलक पर मुकदमा चला और उन्हें 6 साल की सजा हुई। हाँ, बम्बई के मजदूरों की हड़ताल। बिल्कुल, बम्बई के मजदूरों ने उनकी सजा के खिलाफ अभूतपूर्व हड़ताल की थी। कहते हैं लेनिन ने भी इसे नोटिस किया था और इसे भारतीय प्रोलिटेरिएट के राजनीतिक रूप से जागृत होने का संकेत माना था। अच्छा, और इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान कुछ रैडिकल राष्ट्रवादी नेताओं पर यूरोप के उस समय के जो मार्क्सवादी और सोशल डेमोक्रेटिक विचार थे, उनका भी कुछ असर दिखना शुरू हुआ था। हाँ, हल्की सी आहट सुनाई देने लगी थी। रूस में मजदूर आंदोलन जिस तरह से एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, उसे देखकर भारत में भी कुछ लोग सोचने लगे थे कि क्या ऐसा यहाँ भी किया जा सकता है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल आइडियाज के भारत में आने की कह सकते हैं एक शुरुआती झलक थी। लेकिन ये असर शायद बहुत गहरा नहीं था अभी। हाँ, अभी ये शुरुआती था। और ये भी सच है कि 1908 के बाद जब स्वदेशी आंदोलन की लहर थोड़ी धीमी पड़ी, तो मजदूर आंदोलन में भी कुछ ठहराव सा आ गया। पर ये ठहराव टेम्परेरी था। पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के ठीक बाद जैसे ही राष्ट्रीय आंदोलन ने फिर से जोर पकड़ा, मजदूर आंदोलन भी एक नई ऊर्जा और एक नए ज्यादा संगठित रूप के साथ फिर से जागा। तो कहानी आगे बढ़ती है पहले विश्व युद्ध के बाद के दौर में। 1915 की होम रूल लीग से शुरुआत हुई,
फिर 1919 का रॉलेट सत्याग्रह और फिर 1920-22 का वो बड़ा असहयोग और खिलाफत आंदोलन। हाँ, राष्ट्रीय आंदोलन फिर से उफान पर खा। और ठीक इसी माहौल में 1919 से 1922 के बीच मजदूरों की गतिविधियों में एक बिल्कुल जबरदस्त तेजी आई। ऐसा लगा जैसे पिछली लहर की जो अधूरी कहानी थी वो पूरी करने का वक्त आ गया हो। बिल्कुल। और इस बार का सबसे बड़ा और लैंडमार्क डेवलपमेंट था 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC का गठन। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। ये पहली बार था जब मजदूर वर्ग का अपना एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसका घोषित उद्देश्य था मजदूरों के वर्गीय हितों, उनके क्लास राइट्स की रक्षा करना। लोकमान्य तिलक, जिनका बॉम्बे के मजदूरों पर बहुत गहरा प्रभाव था, वो इसकी स्थापना के पीछे एक बड़ी प्रेरणा थे। अच्छा, तिलक का रोल था इसमें? हाँ, पर्दे के पीछे से एक बड़ी प्रेरणा थे वो। AITUC के पहले अध्यक्ष बने पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय, जिन्हें कांग्रेस के गरम दल या एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन का माना जाता था। हाँ, वो जो अंग्रेजों से सीधी कार्रवाई के पक्षधर थे। बिल्कुल। और महासचिव बने दीवान चमन लाल, जो आगे चलकर भारतीय मजदूर आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा बने। ये एक बहुत बड़ी संगठनात्मक छलांग थी पिछले दौर के मुकाबले। अपनी पहली अध्यक्षीय तकरीर भाषण में लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? सुना है वो बहुत प्रभावशाली था। हाँ, बहुत। उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि भारतीय मजदूरों को फौरन बिना देर किए खुद को राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उन्होंने कहा, इस देश में सबसे बड़ी जरूरत है ऑर्गेनाइज करने की, एजुटेट करने की और एजुकेट करने की। हमें अपने मजदूरों को संगठित करना होगा, उन्हें वर्ग चेतना देनी होगी, मतलब क्लास कॉन्शियस बनाना होगा। क्लास कॉन्शियस। हाँ, उन्होंने ये भी माना कि शुरुआती दौर में मजदूरों को बुद्धिजीवियों, मतलब इंटेलेक्चुअल्स के मार्गदर्शन की जरूरत होगी, पर साथ ही ये भी कहा कि आखिरकार लेबर अपने नेता अपनी सफ़ों, अपनी ही पंक्तियों से पैदा करेगा। ये एक तरह से मजदूरों के आत्मनिर्भर नेतृत्व की भविष्यवाणी थी। ये तो बड़ी दूर की सोच थी। और AITUC ने मजदूरों के लिए कोई मैनिफेस्टो भी जारी किया था। हाँ, किया था। और उसमें सिर्फ संगठन बनाने की बात नहीं थी, बल्कि राष्ट्रवादी राजनीति में एक्टिव रोल निभाने का भी आह्वान था। उसमें साफ लिखा था, भारत के मजदूरों, आपके देश के नेता स्वराज मांग रहे हैं, आपको उन्हें आपके हिसाब से बाहर नहीं रखने देना चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, इसलिए आप राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप उस आंदोलन का अभिन्न अंग हैं। आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो अपनी ही आजादी को खतरे में डालेंगे। वाह, कितनी सीधी और शक्तिशाली बात। ये तो मजदूरों को सिर्फ इकोनॉमिक यूनिट नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल फोर्स बनने का न्योता था। एकदम। और लाजपत राय उन शुरुआती भारतीय नेताओं में से थे जिन्होंने कैपिटलिज्म को इंपीरियलिज्म से सीधे तौर पे जोड़ा। अच्छा, ये कनेक्शन उन्होंने कैसे बनाया? उन्हें कहा कि ये दोनों जुड़वां भाई हैं और इनसे लड़ने में संगठित मजदूर वर्ग, ऑर्गेनाइज्ड लेबर की भूमिका सबसे अहम है। 7 नवंबर 1920 को उन्होंने कहा, भारत संगठित पूंजी, ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल की ताकतों द्वारा खून चूस कर सफेद कर दिया गया है। मिलिटरिज्म और इंपीरियलिज्म एक कैपिटलिज्म की जुड़वां संतानें हैं। इनका साया, इनका फल और इनकी छाल सब जहरीले हैं। हाल ही में एक एंटीडोट खोजा गया है और वो काट है संगठित श्रम, ऑर्गेनाइज्ड लेबर। ये विचार तो आज भी कितने रेलेवेंट लगते हैं जब हम ग्लोबलाइजेशन और बड़ी कॉर्पोरेशंस के प्रभाव पर बात करते हैं। बिल्कुल। और लाजपत राय के भाषणों से एक और बात पता चलती है, वो ये कि भारतीय कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के प्रति राष्ट्रवादियों के नजरिए में अब एक बदलाव आ रहा था। कैसा बदलाव? पहले तो भारतीय उद्योगों को सपोर्ट करने की बात थी ना? हाँ, पहले वो रवैया था, लेकिन अब लाजपत राय कह रहे थे, हमसे अक्सर कहा जाता है कि मैनचेस्टर और जापान से मुकाबला करने के लिए भारतीय पूंजी को ज्यादा मुनाफा कमाने देना चाहिए और इसके लिए सस्ता श्रम जरूरी है। हम इस दलील को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा, देशभक्ति की अपील अमीर और गरीब दोनों पर लागू होनी चाहिए, बल्कि अमीरों पर ज्यादा। भारतीय उद्योगों को विकसित करने का तरीका सिर्फ श्रम की कीमत पर नहीं हो सकता। भारतीय पूंजीपति को श्रम से आधा रास्ता मिलना चाहिए और मुनाफे को उचित और न्यायपूर्ण तरीके से बांटना चाहिए। अच्छा। और फिर चेतावनी भी दी, अगर भारतीय पूंजीपति सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचेगा तो उसे श्रम से कोई सहयोग और जनता से कोई सहानुभूति नहीं मिलनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। ये बहस तो आज तक चल रही है, नेशनल इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट और लेबर राइट्स के बीच संतुलन कैसे बने। ये दिखाता है कि राष्ट्रवादियों के बीच भी भारतीय पूंजीपतियों को लेकर एक
मतलब क्रिटिकल नजरिया पनप रहा था। कॉन्शियसनेस का संकेत था। लाला लाजपत राय के अलावा और कौन बड़े राष्ट्रवादी नेता जुड़े थे AITUC से? कई बड़े नाम थे। CR दास ने इसके तीसरे और चौथे सत्र की अध्यक्षता की। CF एंड्रूज, JM सेनगुप्ता, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति जैसे कई प्रमुख नेता इससे जुड़े। अरे वाह, नेहरू, बोस भी? हाँ, यहाँ तक कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपने 1922 के गया अधिवेशन में AITUC के गठन का स्वागत किया और उसकी मदद के लिए कांग्रेस नेताओं की एक समिति भी बनाई। तो कांग्रेस भी इसे महत्व दे रही थी? हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस मजदूर आंदोलन की बढ़ती ताकत को पहचान रही थी और उसे राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जोड़े रखना चाहती थी। गया कांग्रेस में अध्यक्ष तो CR दासी थे शायद। हाँ, दासी थे। और अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने इसी बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लेबर और पेजेंट्री को हाथ में लेना चाहिए और उन्हें उनके अपने हितों और स्वराज के उच्च आदर्श दोनों के नजरिए से संगठित करना चाहिए। और उन्होंने एक चेतावनी भी दी। कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मजदूरों और किसानों के संगठन स्वराज के आंदोलन से अलग होकर बनेंगे और वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल्स और वर्गीय हितों के टकराव को बढ़ावा देंगे। ये तो काफी गंभीर चेतावनी थी। क्या ये भविष्य के राजनीतिक विभाजन, खासकर कांग्रेस और लेफ्ट के बीच जो हुआ, उसकी तरफ इशारा था? सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल सोचने वाली बात है। और मजदूर वर्ग ने इस बदले हुए राजनीतिक माहौल और इस नए संगठनात्मक ढांचे का जबरदस्त स्वागत किया। आप देखिए, 1920 तक देश में 125 ट्रेड यूनियन बन चुकी थी। 125? हाँ, और उनकी कुल सदस्यता थी 2.5 लाख। और इनमें से ज्यादातर 1919-1920 मतलब सिर्फ 1-2 साल में ही बनी थी। ये एक विस्फोटक ग्रोथ थी। जबरदस्त। और राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं में मजदूरों की भागीदारी भी बहुत बढ़ गई। अप्रैल 1919 में पंजाब में दमन हुआ, गांधी जी गिरफ्तार हुए। तो उसके बाद अहमदाबाद और गुजरात के दूसरे हिस्सों में मजदूरों ने बड़े पैमाने पर हड़तालें और प्रदर्शन किए। हाँ, अहमदाबाद में तो काफी हिंसा भी हुई थी ना? हाँ, अहमदाबाद में सरकारी इमारतें जलाई गईं, ट्रेनें पटरी से उतारी गईं, टेलीग्राफ के तार काटे गए, सरकारी दमन भी हुआ जिसमें करीब 28 लोग मारे गए और 120 से ज्यादा घायल हुए। बॉम्बे और कलकत्ता में भी विरोध प्रदर्शन हुए। और रेलवे मजदूरों का क्या रोल था इस दौर में? उनका आंदोलन भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, रेलवे मजदूरों के आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण थे। वो सिर्फ अपनी इकोनॉमिक मांगों के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि रेलवे में अंग्रेजों द्वारा जो नस्लीय भेदभाव होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसके खिलाफ भी आवाज उठा रहे थे। अच्छा, ये एंगल भी था। हाँ, और ये सब चल रहा था। साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रीय संघर्ष के साथ साथ 1919 और 1921 के बीच कई बार रेलवे मजदूरों ने रॉलेट एक्ट के विरोध में और असहयोग और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में हड़तालें की। अप्रैल 1919 में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के मजदूरों की अखिल भारतीय हड़ताल की अपील का उत्तरी भारत में जबरदस्त असर हुआ था। इतिहासकार लाजपत जग्गा ने दिखाया है कि रेलवे कर्मचारियों के लिए गांधी जी एक तरह से अंग्रेजी राज और शोषण के प्रतिरोध का प्रतीक बन गए थे, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय रेलवे खुद ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक था। राज की राजनैतिक और वाणिज्यिक इच्छा शक्ति, ये प्रतीकों की ताकत है। हाँ, ये सिंबलिज्म बहुत पावरफुल होता है। और फिर नवंबर 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो मजदूरों ने कांग्रेस के बहिष्कार के आह्वान पर देशव्यापी आम हड़ताल की। हाँ, उसका जिक्र आता है। बंबई में कपड़ा मिलें बंद हो गईं और लगभग 1,40,000 मजदूर सड़कों पर थे। इनमें से कई उन दंगों में भी शामिल हुए जो प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत करने वाले यूरोपियनों और पारसियों पर हुए थे। अच्छा, ये दिखाता है कि राष्ट्रवाद की भावना कितनी गहरी हो चुकी थी और मजदूर वर्ग राष्ट्रीय आह्वान पर मोबिलाइज होने को पूरी तरह तैयार था। उन सालों में मजदूरों के मन में असल में क्या चल रहा था? मतलब ये जो बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे हैं, स्वराज की बातें हो रही हैं, उसे वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जोड़ रहे थे? उनकी अपनी उम्मीदें क्या थीं? इसका एक बहुत ही पॉइनिएंट, बहुत मार्मिक बयान अर्जुन आत्माराम आल्वे के शब्दों में मिलता है। वो बंबई की कपड़ा मिल के एक अनपढ़ मजदूर थे जो बाद में मजदूर आंदोलन के एक प्रमुख नेता बने। हाँ, बताइए, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, जब हमारा संघर्ष इस तरह चल रहा था तब देश में राजनीतिक आंदोलन का ढोल पीटा जा रहा था। कांग्रेस ने भारत के अपने प्रशासन चलाने के अधिकारों की मांग करते हुए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। उस समय हम मजदूरों ने स्वराज की इस मांग का मतलब सिर्फ यही समझा कि हमारा कर्जा खत्म हो जाएगा, साहूकार का जुल्म बंद हो जाएगा, हमारी मजदूरी बढ़ जाएगी और मालिक का मजदूर पर जुल्म, लातें और घूंसे जिनसे वे हमें पीटते हैं,
कानून द्वारा बंद हो जाएंगे और इसके परिणाम स्वरूप हम मजदूरों का उत्पीड़न समाप्त हो जाएगा। ये और अन्य विचार हम मजदूरों के मन में आए और हम में से बहुत से मजदूर और मैं खुद असहयोग आंदोलन में स्वयंसेवक के रूप में शामिल हो गए। ओ, ये तो दिल को छू लेने वाली बात है। ये ग्रास रूट्स पर्सपेक्टिव दिखाता है कि स्वराज जैसे बड़े पॉलिटिकल गोल का आम मजदूर के लिए उसकी अपनी जिंदगी के संघर्षों के संदर्भ में क्या मतलब था। कर्ज से मुक्ति, जुल्म से आज़ादी, बेहतर मजदूरी। बिल्कुल, स्वराज उनके लिए एक ठोस भौतिक यथार्थ से जुड़ा हुआ था। इन वर्षों की चर्चा गांधी जी द्वारा 1918 में स्थापित अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मतलब TLA के जिक्र के बिना अधूरी रहेगी। हाँ, TLA वो तो बहुत मशहूर है। हाँ, लगभग 14,000 सदस्यों के साथ ये शायद उस समय का सबसे बड़ा सिंगल ट्रेड यूनियन था। अक्सर गांधी जी के ट्रस्टीशिप और आर्बिट्रेशन के सिद्धांत पर आधारित इस प्रयोग की आलोचना होती है। हाँ, कहा जाता है कि ये क्लास कोलैबोरेशन को मतलब पूंजीपतियों से सांठगांठ को बढ़ावा देता था और मजदूरों के हितों के खिलाफ था। हाँ, ये आलोचना आम है, लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है? शायद नहीं। अच्छा, इसमें और क्या पहलू है? देखिए, पहली बात तो ये कि TLA ने ही 1918 के एक बड़े विवाद में मजदूरों के लिए 27.5% वेतन वृद्धि हासिल की थी। उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी थी। ये तो है। दूसरी बात, गांधी जी की ट्रस्टीशिप की जो अवधारणा थी उसमें एक रेडिकल पोटेंशियल भी छिपा था जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कैसा रेडिकल पोटेंशियल? जैसा कि उनके कट्टर अनुयायियों में से एक आचार्य JB कृपलानी ने समझाया, ट्रस्टी शब्द का अर्थ ही है कि वो मालिक नहीं है। मालिक वह है जिसके हितों की रक्षा के लिए उसे बुलाया गया है, यानी कि मजदूर। अरे हाँ, और गांधी जी ने खुद अहमदाबाद के कपड़ा मजदूरों से कहा था कि वे मिलों के असली मालिक हैं और अगर ट्रस्टी यानी मिल मालिक असली मालिकों के हित में काम नहीं करता है तो मजदूरों को अपने अधिकारों का दावा करने के लिए सत्याग्रह करना चाहिए। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। ये तो मजदूरों को मालिक मानने जैसी बात हो गई। बिल्कुल। तो इसे सीधे सीधे क्लास कोलैबोरेशनिस्ट कहकर खारिज करना शायद ठीक नहीं है। हाँ, गांधी जी का श्रम दर्शन जिसमें मध्यस्थता और ट्रस्टीशिप पर जोर था, वो कहीं न कहीं साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन की तत्कालीन जरूरतों को भी दर्शाता था। वो कैसे? देखिए, उस समय मुख्य दुश्मन अंग्रेजी राज था। जरूरत थी कि उभरते हुए राष्ट्र के जो अलग अलग घटक वर्ग हैं, पूंजीपति, मजदूर, किसान, उनके बीच एक चौतरफा वर्ग युद्ध, एक ऑल आउट क्लास वॉर का जोखिम न उठाया जाए, जिससे मुख्य लड़ाई कमजोर पड़ जाए। हाँ, ये बात भी है। शायद उस समय की जरूरत के हिसाब से ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच थी। हो सकता है, भले ही इसके दीर्घकालिक परिणामों पर बहस हो सकती है। खैर, 1922 में जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, उसके बाद मजदूर आंदोलन में फिर से एक शांति सी आई। हाँ, कुछ हद तक संघर्ष ज्यादातर विशुद्ध रूप से आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित हो गए, यानी कॉर्पोरेटिज्म की ओर वापसी हुई। ऐसे संघर्ष जो मुख्य रूप से केवल मजदूरों के अपने समूह या कॉर्पोरेट हितों जैसे वेतन, काम करने की स्थिति पर केंद्रित थे, बजाय बड़े राजनीतिक लक्ष्यों के। मजदूर वर्ग की गतिविधि की अगली बड़ी लहर आई 1920s के दशक के अंत में, और इस बार उसे ताकत मिली राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर एक शक्तिशाली और स्पष्ट रूप से परिभाषित लेफ्ट ब्लॉक के उभरने से। अच्छा, तो वो एक नया चरण था। हाँ, वो एक बिल्कुल नया और अलग चरण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। आज हम 1920s और 30s के दशक में भारत के लेबर मूवमेंट्स मजदूर आंदोलनों और उनके नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के साथ जो बड़ा पेचीदा सा रिश्ता था, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जो सोर्सेज हमें मिले हैं उनके आधार पर। माहौल गर्म था उन दिनों, सही में। खासतौर पे ये देखेंगे कि कैसे लेफ्ट विचारधाराएं वामपंथी सोच वो कैसे जड़ें जमा रही थी, और उनका नेशनल मूवमेंट यानी आज़ादी की जो बड़ी लड़ाई चल रही थी उस पर क्या असर पड़ रहा था। बिल्कुल, और ये दौर खासकर 1920s का जो दूसरा हाफ था वो बहुत ही डायनामिक था। बहुत कुछ चल रहा था। हाँ, इसी समय अलग अलग लेफ्ट आइडियोलॉजीज जैसे कम्युनिज्म वो अपना असर दिखाने लगी थी, न सिर्फ मजदूरों के बीच बल्कि कांग्रेस के अंदर भी। अच्छा। हाँ, आप सोचिए, एक तरफ देश आज़ादी के लिए लड़ रहा है और उसी लड़ाई के अंदर एक और लड़ाई चल रही थी मजदूरों के हक की, किसानों के हक की। सही। और इस लड़ाई को एक नई विचारधारा कम्युनिज्म वो हवा दे रही थी। तो ये एक बड़ा फैसिनेटिंग इंटरप्ले था। हाँ, तो सोर्सेज बताते हैं कि 1927 तक भारत के अलग अलग हिस्सों में कम्युनिस्ट ग्रुप्स ने खुद को वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टीज
WPP के तौर पर ऑर्गेनाइज कर लिया था। WPPs। हाँ, इसमें बड़े नाम सामने आते हैं, ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, PC जोशी, सोहन सिंह जोश। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। ये WPPs का फंडा क्या था, कैसे काम कर रही थी ये पार्टियां? सोर्स कहता है कि ये कांग्रेस के अंदर ही एक लेफ्ट विंग की तरह काम कर रही थी। इंटरेस्टिंग। मतलब पार्टी के अंदर रह के ही पार्टी के डायरेक्शन बदलने की कोशिश। जैसे वो कॉलेज में होता है ना, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस में कोई छोटा रैडिकल ग्रुप मेन स्टूडेंट बॉडी के अंदर घुसकर अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही। और ये स्ट्रैटेजी काफी क्लेवर थी, सोचिए। हाँ। कांग्रेस उस वक्त की सबसे बड़ी मेन स्ट्रीम नेशनलिस्ट पार्टी थी। जी हाँ, गांधी जी, नेहरू जैसे बड़े नेता उसमें थे। बिल्कुल। तो उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने का मतलब था कि आपको एक बनी बनाई ऑडियंस मिल रही है, आपकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। अच्छा, सही बात है। WPS ने यही किया। वो कांग्रेस के अंदर एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करने लगे। उनकी कोशिश थी कि कांग्रेस सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी की बात न करे, बल्कि इकोनॉमिक आज़ादी यानी मजदूरों किसानों के शोषण से आज़ादी की बात भी करे। ओके। और सोर्सेस के मुताबिक ये स्ट्रैटेजी कामयाब भी रही। WPS का इन्फ्लुएंस प्रांतीय और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटियों में तेजी से बढ़ा। अच्छा। हाँ, वो रेजोल्यूशंस पास करवाने लगे, बहसों में हिस्सा लेने लगे, यहाँ तक कि लीडरशिप पोजीशंस पर भी पहुंचने लगे। अरे वाह। जैसे आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है ना, कोई बड़ा MNC है और उसके अंदर कुछ एम्प्लॉय एक्टिविस्ट्स एनवायरनमेंट या सोशल जस्टिस के मुद्दे पर कंपनी की पॉलिसी बदलने के लिए लॉबी करते हैं। हाँ, होता है। वैसा ही कुछ नेशनल स्केल पर हो रहा था उस वक्त। तो ये तो हुई कांग्रेस के अंदर की बात, लेकिन जमीन पर मजदूरों के बीच क्या चल रहा था, उनका क्या सीन था? हाँ, वो भी जानना जरूरी है। सोर्सेस कहते हैं कि 1927 की शुरुआत तक कम्युनिस्ट प्रभाव ट्रेड यूनियंस में कम था, मतलब नेग्लिजिबल सा था। हाँ, मार्जिनल था, बिल्कुल। लेकिन 1928 के अंत तक अरे पिक्चर पूरी बदल गई। कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस एकदम स्काई रॉकेट हो गया। हाँ, जबरदस्त उछाल आया। बॉम्बे की टेक्सटाइल वर्कर्स की हड़ताल का जिक्र है, अप्रैल से सितंबर 1928 तक 6 महीने चली। अरे बाप रे, 6 महीने। 6 महीने लंबा वक्त है। आजकल तो 2 दिन की हड़ताल में हंगामा मच जाता है, 6 महीने। सोचिए उस वक्त बॉम्बे का क्या हाल हुआ होगा, लाखों मजदूर और उनके परिवार। यह हड़ताल तो बिल्कुल हिस्टोरिक स्ट्राइक थी। मील का पत्थर साबित हुई होगी। बिल्कुल। इसके बाद कम्युनिस्ट लेड गिरनी कामगार यूनियन GKU का दबदबा कायम हो गया। मेंबरशिप नंबर्स तो देखो, साल के शुरुआत में 324 मेंबर्स थे। सिर्फ 324? हाँ, और साल के अंत तक 54,000। ये क्या है, मतलब 300 से 54,000। अरे कमाल है ये तो किसी मीम के वायरल होने से भी ज्यादा तेज ग्रोथ है। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। ये GKU का ग्रोथ वाकई फिनोमिनल है। 324 से 54,000। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उस वक्त के मजदूरों के गुस्से, उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनकी उम्मीदों का रिफ्लेक्शन है। जरा इमेजिन कीजिए उस दौर के बॉम्बे के मिल वर्कर की जिंदगी। 10-12 घंटे की कमर तोड़ मेहनत, मिलों के अंदर भयानक गर्मी और शोर, तनख्वाह इतनी कम कि गुजारा मुश्किल, रहने की जगह तंग चालों में जहां सैनिटेशन और पानी की भारी कमी। हाँ, और ऊपर से जॉब सिक्योरिटी का कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल। तो GKU ने शायद पहली बार इन मजदूरों को लगा कि कोई उनकी बात सुन रहा है, उन्हें संगठित कर रहा है, उनके हक के लिए लड़ रहा है। सही। उनकी ऑर्गेनाइजिंग टेक्निक जरूर बहुत इफेक्टिव रही होंगी। उन्होंने मजदूरों की नब्ज पकड़ी थी। हाँ, लगता तो यही है। और ये असर सिर्फ बॉम्बे के टेक्सटाइल वर्कर्स तक ही नहीं रुका। जैसा सोर्स बताता है, ये लहर बंगाल और बॉम्बे में रेलवेज, जूट मिल्स, म्यूनिसिपैलिटीज, पेपर मिल्स तक फैल गई। अरे वाह, मतलब सब जगह। हाँ, और मद्रास में बर्मा ऑयल कंपनी के वर्कर्स भी इसके प्रभाव में आ गए। बेसिकली जहां जहां मजदूर थे वहां वहां लेफ्ट का इन्फ्लुएंस पहुंच रहा था। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, जो उस वक्त की सबसे बड़ी नेशनल ट्रेड यूनियन बॉडी थी, हाँ, AITUC, उस पर भी लेफ्ट का कब्जा हो गया। 1928 के झरिया सेशन तक लेफ्ट विंग, जिसमें कम्युनिस्ट सबसे एक्टिव थे, AITUC में इतना पावरफुल हो गया कि वो पॉलिसी डिसीजंस को डिक्टेट करने लगा। अच्छा, तो मतलब AITUC पर भी पकड़ मजबूत हो गई। हाँ, पूरी तरह से। और इसी बढ़ते दबदबे का एक नतीजा हुआ AITUC का बंटवारा। NM जोशी जैसे पुराने मॉडरेट नेता थे। हाँ, जोशी जी। उनका कॉपरेटिस्ट ट्रेंड अलग हो गया। कॉपरेटिस्ट मतलब शायद वो लोग जो मानते थे कि मजदूरों, मालिकों और सरकार को मिलकर बातचीत करके, कॉम्प्रोमाइज करके मसले सुलझाने चाहिए। हाँ, बिल्कुल।
ज्यादा रैडिकल तरीकों जैसे लंबी हड़तालों या पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन के बजाय वो नेगोशिएशन और लीगल चैनल्स पर फोकस करना चाहते थे। अच्छा। जैसे आजकल भी कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि अरे यार ज्यादा हंगामा मत करो, बैठ के बात कर लेते हैं। शायद वैसा ही कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। मॉडरेट्स थे वो। खैर, सरकार ये सब देखकर क्या कर रही थी? ऑब्वियसली पैनिक मोड में आ गई होगी। अरे बिल्कुल। सोर्सेज बताते हैं कि सरकार बहुत चिंतित थी, एंग्शियस थी। एक सरकारी रिपोर्ट में तो यहाँ तक लिखा है कि 1928 के अंत तक शायद ही कोई पब्लिक यूटिलिटी सर्विस या इंडस्ट्री बची थी जो देश में फैली कम्युनिज्म की लहर से प्रभावित ना हुई हो। अरे बाप रे, मतलब रेलवेज, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन, इसेंशियल इंडस्ट्रीज, सब जगह हड़ताल का खतरा। हाँ बिल्कुल, ये तो सरकार के लिए रेड अलर्ट था। जैसे आजकल भी जब ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक होती है तो पूरे शहर की लाइफ रुक जाती है, सरकार पर कितना प्रेशर आ जाता है। हाँ, उस वक्त तो मामला और भी सीरियस था, क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमिक डिमांड्स नहीं थी, ये पॉलिटिकल चैलेंज भी था। अच्छा, कैसे? ब्रिटिश सरकार के लिए डबल ट्रबल था। एक तरफ तो मजदूर बेहतर वेजेस और वर्किंग कंडीशंस की मांग कर रहे थे, जो चलो एक इकोनॉमिक इशू था। हाँ, सरकार शायद इसे मैनेज कर सकती थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि दूसरी तरफ ये लड़ाई अब नेशनलिज्म यानी आज़ादी की लड़ाई से जुड़ रही थी। अच्छा। कम्युनिस्ट्स और रैडिकल नेशनलिस्ट्स मजदूरों को ये मैसेज दे रहे थे कि तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा शोषण, तुम्हारी बदहाली की असली जड़ ये अंग्रेजी हुकूमत है। जब तक ये रहेंगे तुम्हारा भला नहीं होगा, तो अपनी इकोनॉमिक लड़ाई को पॉलिटिकल लड़ाई से जोड़ो, आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो जाओ। अच्छा, ये एंगल था। हाँ, ये कॉम्बिनेशन लेबर मिलिटेंसी प्लस एंटी एम्पीरियलिज्म, ये ब्रिटिश राज के लिए सबसे बड़ा खतरा था। उन्हें डर था कि ये चिंगारी कहीं पूरे देश में आग न लगा दे, 1857 जैसा कोई बड़ा विद्रोह न खड़ा हो जाए। समझ गया। तो कम्युनिस्ट और रैडिकल नेशनलिस्ट के इन्फ्लुएंस में मजदूरों ने 1927 से 1929 के बीच पूरे देश में जबरदस्त एक्शन किया। स्ट्राइक्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट्स। हाँ, माहौल पूरा चार्ज्ड अप था। सोर्स में साइमन कमीशन के बॉयकॉट का खास जिक्र है। नवंबर 1927 में AITUC ने फैसला लिया कि वो साइमन कमीशन का बॉयकॉट करेंगे। और हजारों वर्कर्स ने इसके खिलाफ हुए जोरदार प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। हाँ, है तो। साइमन कमीशन तो एक प्योरली पॉलिटिकल इशू था। भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर तय करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन बनाया जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। हाँ, ऑल वाइट कमीशन। इसका मजदूरों की डेली वेजेस या वर्किंग आवर्स से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वो बॉयकॉट में शामिल हुए। सोचिए, एक मिल वर्कर जो दिन भर खटता है, हाँ, वो अपनी फैक्ट्री की मांगों के साथ साथ इस बात के लिए भी सड़क पर उतर रहा है कि हमारे देश का संविधान हम बनाएंगे, अंग्रेज नहीं। ये दिखाता है कि उनका पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, उनकी राजनीतिक समझ बढ़ रही थी। वो सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान से आगे सोच रहे थे। बिल्कुल। इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कैसे मजदूरों के मुद्दे अब सिर्फ इकोनॉमिक नहीं रह गए थे, वो डीपली पॉलिटिकल हो गए थे। साइमन कमीशन का बॉयकॉट करके मजदूर सीधे सीधे ब्रिटिश राज की लेजिटिमेसी को चैलेंज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आपको हमारे भविष्य का फैसला करने का कोई हक नहीं है। सही। इसके अलावा मे डे, इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाना, लेनिन डे मनाना, रशियन रेवोल्यूशन की एनिवर्सरी मनाना, ये सब दिखाता है कि भारतीय मजदूर आंदोलन खुद को इंटरनेशनल लेफ्ट मूवमेंट से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा। अच्छा, एक ग्लोबल कनेक्ट बन रहा था। हाँ, एक ग्लोबल सॉलिडेरिटी की भावना थी। जैसे आजकल क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट्स पूरी दुनिया में एक साथ प्रोटेस्ट करते हैं, या #MeToo मूवमेंट ग्लोबली रेजोनेट करता है। उस वक्त भारतीय मजदूरों को लग रहा था कि वो दुनिया भर के वर्कर्स के स्ट्रगल का हिस्सा हैं, जो कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। This was about building a collective consciousness beyond national boundaries. अच्छा, तो जब मजदूर इतने एक्टिव हो गए, पॉलिटिकली अवेयर हो गए, तो सरकार चुप तो नहीं बैठी होगी। बिल्कुल नहीं। सरकार ने इस बढ़ती हुई मिलिटेंसी और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को कुचलने के लिए क्या किया? सोर्स कहता है कि सरकार ने दो तरफा हमला किया, मतलब a two-pronged attack. हाँ, दोहरी चाल चली। एक तरफ रिप्रेशन यानी दमन, नए सख्त कानून बनाए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट्स। इन कानूनों से सरकार को शायद ज्यादा पावर्स मिल गई होंगी, जैसे बिना ट्रायल के डिटेंशन, हड़तालों को इलीगल डिक्लेयर करना, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना। हाँ बिल्कुल, यही सब था।
आवाज दबाने की कोशिश। और फिर सबसे बड़ा कदम, मार्च 1929 में एक ही झटके में देश भर से लेबर मूवमेंट की लगभग पूरी रेडिकल लीडरशिप, जिसमें कम्युनिस्ट्स, सोशलिस्ट्स और रेडिकल कांग्रेसमैन शामिल थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, मैस अरेस्ट्स। और उन पर चलाया गया मशहूर मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस। ओ, मीरठ षड्यंत्र केस। हाँ, ये तो क्लासिक टैक्टिक है। जैसे कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट बहुत बढ़ जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन लीडर्स को सस्पेंड कर देता है। हाँ, या मूवमेंट को दबाना हो तो ऑर्गेनाइजर्स पर केस लगा दो। बिल्कुल, लीडरशिप को हटा दो तो मूवमेंट बिखर जाएगा। यही सोच रही होगी सरकार। बिल्कुल, ये पहला प्रॉन्ग था रिप्रेशन, डर पैदा करना, और दूसरा प्रॉन्ग था को-ऑप्शन मतलब फुसलाना। हाँ। साथ मिलाने की कोशिश करना, नरम करने की कोशिश। सरकार ने कुछ कंसेशंस भी दिए, कुछ रियायतें दी। अच्छा, जैसे 1929 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर की नियुक्ति की गई, जिसे विटली कमीशन भी कहते हैं। अच्छा, हाँ सुना है। इस कमीशन का काम था भारत में लेबर कंडीशंस की जांच करना और सुधार के लिए रेकमेंडेशंस देना। लेकिन इसका असल मकसद क्या था? हाँ, क्या था? लेबर मूवमेंट के एक बड़े हिस्से को, खासकर मॉडरेट लीडर्स को, जैसे एनएम जोशी, जिन्होंने एआईटीयूसी से अलग होकर अपनी अलग फेडरेशन बना ली थी, हाँ, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉर्पोरेटिज्म के रास्ते पर लाना। कॉर्पोरेटिज्म मतलब वो मिलके काम करने वाला फंडा? हाँ, कि वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स और स्टेट को हार्मनी में काम करना चाहिए, आपसी सहयोग से इंडस्ट्रियल रिलेशंस चलाने चाहिए। सरकार उन्हें ये मैसेज दे रही थी कि देखो, हम तुम्हारी बात सुनने को तैयार हैं, कमीशन बनाया है, तुम रेडिकलिज्म छोड़ो, हमारे साथ कोऑपरेट करो, तुम्हारी कुछ मांगे मान ली जाएंगी। अच्छा, ये चाल थी। हाँ, अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये ब्रिटिश सरकार की पुरानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही एक रूप था। बांटो और राज करो। एग्जैक्टली। कुछ को डराओ, मीरठ केस, कुछ को मनाओ, रॉयल कमीशन, ताकि लेबर मूवमेंट बट जाए, उसकी यूनिटी टूट जाए और वो कमजोर हो जाए। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आया। लेबर मूवमेंट को एक बड़ा झटका लगा, अ मेजर सेटबैक। हाँ, एक और मोड़। सोर्स कहता है कि ये झटका सिर्फ सरकारी हमले, मीरठ केस, नए कानून की वजह से नहीं था, अच्छा, बल्कि खुद कम्युनिस्ट लेड विंग की पॉलिसी में एक बड़े बदलाव की वजह से भी था। क्या मतलब? क्या बदलाव हुआ क्या? 1928 के अंत से कम्युनिस्ट्स ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। ये बदलाव शायद इंटरनेशनल डायरेक्टिव पर आधारित था, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉमिंटन से आ रहे थे। हाँ, मॉस्को से। हाँ, जो मॉस्को से दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टीज को गाइड करता था। उन्होंने नेशनल मूवमेंट की मुख्य धारा यानी कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने की पॉलिसी छोड़ दी, जो डब्ल्यूपीएस के जरिए वो कर रहे थे। अरे, ये तो बड़ा शिफ्ट है। हाँ, बल्कि उन्होंने कांग्रेस और उसके नेताओं को, यहां तक कि नेहरू और बोस जैसे लेफ्ट लीनिंग नेताओं को भी बूर्जुआ, पूंजीपति वर्ग का नुमाइंदा और समझौतावादी कहना शुरू कर दिया। क्या? नेहरू और बोस को भी? हाँ, तो इसका सार क्या निकलता है? मतलब पहले वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे और अब उसे ही दुश्मन मानने लगे। ये तो अजीब यू टर्न है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और सडन शिफ्ट था, और सोर्स के मुताबिक इसके नतीजे बहुत नेगेटिव हुए, डिजास्ट्रस कहना चाहिए। क्या हुआ? हुआ ये कि कम्युनिस्ट नेशनल मूवमेंट की मेन करंट से पूरी तरह कट गए, आइसोलेटेड हो गए। ओह, सोचिए, देश में आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी। 1930 में गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने वाले थे। पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो रहा था। हाँ, बिल्कुल क्रूशल मोड़ था। और उस क्रूशल मोड़ पर कम्युनिस्ट ने खुद को इस लहर से अलग कर लिया। उन्होंने कांग्रेस के मूवमेंट को बोर्जवा ड्रामा कहकर उसकी आलोचना की। अरे यार। और सबसे आयरॉनिक बात यह है कि इस पॉलिसी शिफ्ट से वर्किंग क्लास पर भी उनकी पकड़ बहुत कमजोर हो गई। अच्छा, वर्कर्स पर भी? हाँ, जिस जीकेयू की मेंबरशिप 1928 के अंत में 54,000 थी, हाँ, वो 1929 के अंत तक गिरकर सिर्फ 800 रह गई। क्या 54,000 से 800? हाँ, 800। ये तो मतलब जैसे कोई बहुत पॉपुलर इन्फ्लुएंसर अचानक कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दे और उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उसे अनफॉलो कर दें। बिल्कुल, रातों रात अर्श से फर्श पर। एग्जैक्टली। इसी तरह एआईटीयूसी में भी कम्युनिस्ट अलग थलग पड़ गए, और 1931 में जब एआईटीयूसी फिर से बटा तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ओह, तो मतलब उनका इन्फ्लुएंस जो इतनी तेजी से बढ़ा था, उतनी ही तेजी से खत्म हो गया। हाँ, इट वॉज अ मेजर स्ट्रेटेजिक ब्लंडर। 1930 के एक सीपीआई डॉक्यूमेंट का जिक्र है सोर्स में, जो खुद ये मानता है
कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अलग रहने का बॉम्बे के वर्कर्स पर क्या असर हुआ। अच्छा, सीपीआई का अपना डॉक्यूमेंट। हाँ, डॉक्यूमेंट कहता है हम असल में संघर्ष से हट गए और मैदान पूरी तरह से कांग्रेस के लिए छोड़ दिया। हमने अपनी भूमिका एक छोटे समूह तक सीमित कर ली। नतीजा ये हुआ कि मजदूरों के मन में ये राय बनी कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस ही एकमात्र संगठन है जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और इसलिए मजदूर कांग्रेस का नेतृत्व मानने लगे। अरे, ये तो सीधी एडमिशन है। मतलब वो खुद मान रहे हैं कि गलती हुई। हाँ, इससे साफ पता चलता है कि उस वक्त की सबसे बड़ी लड़ाई, द डिफाइनिंग स्ट्रगल ऑफ दैट ईरा, यानी आजादी की लड़ाई, उससे जुड़े रहना कितना जरूरी माना जाता था। वर्कर्स को लगा कि असली फाइट तो कांग्रेस लड़ रही है, गांधी जी लड़ रहे हैं, और ये कम्युनिस्ट तो बस किनारे बैठकर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। मास कनेक्ट टूट गया। ये डॉक्यूमेंट बहुत रिवीलिंग है और ऑनेस्टी से सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि वर्कर्स की नजर में सिर्फ उनकी इकोनॉमिक डिमांड्स ही इंपॉर्टेंट नहीं थी, बल्कि एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल यानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा मायने रखती थी। सही। जब कम्युनिस्ट उस बड़ी लड़ाई से हट गए, हाँ, तो वर्कर्स को लगा कि वो इररेलेवेंट हो गए। हाँ, वो उनकी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। लीडरशिप के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का जमीनी हकीकत पर वर्कर्स के परसेप्शन पर कितना गहरा असर पड़ सकता है, ये इसका एक पावरफुल एग्जाम्पल है। आइडियोलॉजिकल प्योरिटी बनाए रखने के चक्कर में उन्होंने मास बेस खो दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अच्छा, और क्या है? कम्युनिस्ट के अलग होने और जबरदस्त सरकारी दमन, मेरठ केस में सालों तक ट्रायल चला, कई नेताओं को लंबी सजा हुई। हाँ, दमन तो था ही। वर्कर्स ने 1930 के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पूरे देश में। अरे वाह, मतलब कम्युनिस्ट लीडरशिप के बिना भी? हाँ, सोर्स में शोलापुर महाराष्ट्र के टेक्सटाइल वर्कर्स, कराची के डॉक लेबरर्स, कलकत्ता के ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और मिल वर्कर्स और मद्रास के मिल वर्कर्स का जिक्र है। इन सब ने आंदोलन के दौरान सरकार से जबरदस्त टक्कर ली। अच्छा, मतलब भले ही कम्युनिस्ट लीडरशिप साइडलाइन हो गई थी, जमीनी स्तर पर वर्कर्स नेशनलिस्ट मूवमेंट में एक्टिव रहे। उनका अपना जज्बा था। शोलापुर की घटना 7 से 16 मई 1930 तो कमाल की और बहुत ट्रैजिक भी। हाँ, क्या हुआ था वहाँ? हुआ ये कि पुलिस ने गांधी टोपी पहने कुछ लोगों पर गोली चला दी, जिसके बाद टेक्सटाइल वर्कर्स भड़क गए। ओह, उन्होंने गुस्से में आकर बदला लेने के लिए सरकारी इमारतों, थाने, अदालतें, म्युनिसिपल ऑफिस, रेलवे स्टेशन सब पर हमला कर दिया। शराब की दुकानें जला दी। बाप रे। सोर्स कहता है कि कुछ दिनों के लिए लगभग 1 हफ्ते तक शहर का एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिकली ठप हो गया हाँ, और बागियों के हाथ में आ गया। शहर पर तिरंगा झंडा फहरा दिया गया। क्या बात है, मतलब कब्जा ही कर लिया एक तरह से। हाँ, अब यहाँ ये सवाल उठता है कि इन वर्कर्स को क्या चीज ड्राइव कर रही थी? क्या ये सिर्फ राष्ट्रवाद था, गांधी जी के आह्वान पर नेशनल सेंटिमेंट, हाँ, या इसमें उनकी अपनी सालों की इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन, मिल मालिकों और सरकार के खिलाफ गुस्सा भी शामिल था, या शायद दोनों का मिला जुला असर था, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी फ्यूलिंग इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस। हो सकता है। जो भी हो, सरकार ने इसे कुचलने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया, सेना बुला ली। बहुत हिंसा हुई, कई वर्कर्स को फांसी दी गई या लंबी लंबी सजाएं सुनाई गईं। ट्रैजिक। हाँ, ये दिखाता है कि वर्कर्स का डिटर्मिनेशन कितना फियर्स था और स्टेट का रिप्रेशन कितना ब्रूटल। बॉम्बे में भी जबरदस्त एक्शन हुआ। सिविल डिसोबीडियंस के दौरान कांग्रेस का नारा ही था, वर्कर्स एंड पेजेंट्स आर द हैंड्स इन द फीट ऑफ द कांग्रेस। अच्छा, ये नारा था। हाँ, मतलब कांग्रेस ओपनली मान रही थी कि मजदूर और किसान ही आंदोलन की असली ताकत हैं, उनके बिना आंदोलन चल नहीं सकता। सही। 4 फरवरी 1930 को जीआईपी रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के करीब 20,000 वर्कर्स हड़ताल पर चले गए। 20,000 रेलवे कर्मचारी? हाँ, सोचिए, पूरा सेंट्रल इंडिया का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चरमरा गया होगा। बिल्कुल। और फिर 6 अप्रैल 1930 को, जिस दिन गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़ा, उस ऐतिहासिक दिन जीआईपी रेलवे मेंस यूनियन के वर्कर्स ने एक बहुत ही यूनिक किस्म का सत्याग्रह किया। कैसा सत्याग्रह? वर्कर्स के ग्रुप्स बॉम्बे के सबर्बन स्टेशंस पर गए और रेलवे ट्रैक्स पर लेट गए, सामने लाल झंडे लगाकर ट्रेन्स रोक दी। क्या पटरियों पे लेट गए? हाँ, ये तो गजब का प्रोटेस्ट था, एकदम फिल्मी स्टाइल। हाँ, ये सत्याग्रह का तरीका बहुत यूनिक है। इसमें आप देखिए गांधी जी का नॉन वायलेंट मेथड, सत्याग्रह, लेट जाना, और वर्कर्स का अपना सिंबल लाल झंडा जो लेफ्ट और लेबर मूवमेंट्स का प्रतीक था, और डायरेक्ट एक्शन,
रेलवे ट्रैक ब्लॉक करना, हाँ सब मिल गया था। हाँ यार, सही ऑब्जर्वेशन है। ये दिखाता है कि कैसे जमीनी स्तर पर अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशंस और सिंबल्स आपस में घुल मिल रहे थे, फ्यूज हो रहे थे। वर्कर्स अपने तरीके से, अपनी क्रिएटिविटी से नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, भले ही उनकी टॉप कम्युनिस्ट लीडरशिप ऑफिशियली इस मूवमेंट से अलग थी। सही है। ये जमीनी हकीकत अक्सर टॉप डाउन नैरेटिव से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी ट्रैक्स खाली करवाने के लिए, जो दिखाता है कि सरकार इसे कितनी सीरियसली ले रही थी और वर्कर्स का एक्शन कितना इफेक्टिव था। और ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं थी। फिर 6 जुलाई 1930 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने देश भर में हुई मास अरेस्ट के विरोध में गांधी दिवस मनाया। अच्छा, गांधी दिवस। हाँ, उस दिन अकेले बॉम्बे ने लगभग 50,000 लोगों ने हड़ताल में हिस्सा लिया। 50,000? हाँ, और सोर्स कहता है कि 49 टेक्सटाइल मिल्स के मजदूरों ने काम बंद कर दिया। 50,000 लोग एक दिन की हड़ताल में। जबरदस्त। ये नंबर्स दिखाते हैं कि लीडरशिप लेवल पर चाहे जो भी कंफ्यूजन या स्प्लिट चल रहा हो और सरकार चाहे जितना भी रिप्रेशन कर रही हो, जमीनी स्तर पर मास मोबिलाइजेशन जारी था। हाँ बिल्कुल। वर्कर्स अपने आप को नेशनल मूवमेंट का इंटीग्रल हिस्सा मान रहे थे और कांग्रेस के कॉल पर एक्शन ले रहे थे। बिल्कुल, ये आंकड़े बताते हैं कि वर्कर्स की पार्टिसिपेशन सिर्फ कुछ हीरोइक इंसिडेंट्स जैसे शोलापुर या जीआईपी रेलवे स्ट्राइक तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये काफी वाइड स्प्रेड थी और सस्टेन्ड थी। भले ही कम्युनिस्ट पार्टी की ऑफिशियल लाइन आइसोलेशनिस्ट थी और जीकेओयू जैसी बड़ी यूनियंस कमजोर हो गई थीं, लेकिन वर्कर्स का नेशनलिस्ट सेंटिमेंट और एक्शन लेने का जज्बा कम नहीं हुआ था। हाँ, वो कांग्रेस के बुलावे पर भी मोबिलाइज्ड हो रहे थे और कई बार जैसे शोलापुर में स्पॉन्टेनियस तरीके से भी एक्शन ले रहे थे। ये दिखाता है कि हिस्ट्री सिर्फ लीडर्स नहीं बनाते, आम लोग, वर्कर्स, पेजेंट्स भी हिस्ट्री के एक्टिव एजेंट्स होते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे 1920 के आखिर और 30 की शुरुआत में लेफ्ट का इन्फ्लुएंस मजदूर आंदोलन पर तेजी से बढ़ा, खासकर WPPs और GKOU जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए, जिसने लेबर मूवमेंट को ज्यादा मिलिटेंट और पॉलिटिकली कॉन्शियस बनाया। फिर कम्युनिस्ट पॉलिसी में अचानक आया बदलाव, कांग्रेस से दूरी बनाने और सरकार के जबरदस्त दमन, मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस, नए कानून ने इस उभार को बड़ा झटका दिया। कम्युनिस्ट आइसोलेटेड हो गए। हाँ, वो दौर उनके लिए मुश्किल था। कांग्रेस और मजदूर आंदोलन का रिश्ता भी काफी कॉम्प्लेक्स रहा, कभी कोलैबोरेशन, कभी कॉन्फ्रंटेशन, कभी दूरी। लेकिन सबसे अहम बात जो उभर कर आती है वो ये है कि इन सब उतार चढ़ाव के बीच वर्कर्स ने खुद बार बार अपनी एजेंसी, अपनी ताकत और अपना जज्बा दिखाया। बिल्कुल। चाहे वो GKSU की मेंबरशिप को हजारों में ले जाना हो, साइमन कमीशन का बॉयकॉट करना हो, या फिर शोलापुर और बॉम्बे में सिविल डिसोबीडियंस के दौरान जान की बाजी लगाकर सीधी टक्कर लेना हो। वो महज भीड़ नहीं थे, वो इतिहास बना रहे थे। बिल्कुल सही कहा। और इन सारी घटनाओं और उतार चढ़ाव को देखते हुए एक विचार मन में आता है जो इन सोर्सेस से ही निकलता है। हाँ, क्या? जिस तरह हमने देखा कि कम्युनिस्ट की स्ट्रैटेजी बदलने से, यानी देश के सबसे बड़े एंटी इंपेरियलिस्ट मूवमेंट कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट से खुद को अलग कर लेने से उन्हें कितना नुकसान हुआ। न सिर्फ वो नेशनल पॉलिटिक्स में आइसोलेटेड हुए, बल्कि वर्कर्स के बीच भी उनकी पकड़ कमजोर हो गई, जबकि GKU पहले इतनी सक्सेसफुल थी। इससे क्या रिफ्लेक्शन मिलता है? हाँ, सोचने वाली बात है। क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या मूवमेंट के लिए जो सोसाइटी में कोई बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज लाना चाहता है, ये ज्यादा जरूरी है कि वो वक्त के डोमिनेंट पॉपुलर स्ट्रगल के साथ जुड़ा रहे, उसकी मेन स्ट्रीम एनर्जी का हिस्सा बने, बजाय इसके कि वो अपनी आइडियोलॉजिकल प्योरिटी को बचाने के चक्कर में अलग थलग पड़ जाए? अच्छा पॉइंट है। उस स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आज़ादी की लड़ाई में शामिल दिखना वर्कर्स के नज़र में कितना महत्वपूर्ण था, ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में टाइमिंग, अलाइनमेंट और मास कनेक्ट की क्या अहमियत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत अहम पर शायद थोड़े कम चर्चित पहलू की, भारतीय वर्किंग क्लास और राष्ट्रीय आंदोलन, खासकर 1931 से 1947 के दौर में। हाँ बिल्कुल, ये वो दौर था जब मजदूर आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव देखे। मतलब कभी एकदम शांत, तो कभी सड़कों पर जबरदस्त संघर्ष, और इसका राष्ट्रीय राजनीति, खासकर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों से बड़ा गहरा और कॉम्प्लेक्स नाता रहा। बिल्कुल। आज हम इसी दौर को समझने की कोशिश करेंगे। अपने सोर्सेस के आधार पर देखेंगे कि कैसे मजदूरों ने अपनी आर्थिक लड़ाइयों के साथ साथ देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और कैसे
राजनीतिक पार्टियों की पॉलिसीज ने उन्हें प्रभावित किया। तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। तो शुरुआत में 1931 से 1936 के बीच ऐसा लगता है कि वर्किंग क्लास मूवमेंट में एक तरह की सुस्ती दिखती है ना? हाँ। यहाँ तक कि 1932-34 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी मजदूरों की भागीदारी उतनी ज्यादा नहीं थी। जैसे कभी-कभी होता है ना, बड़े प्रोटेस्ट के बाद माहौल थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, शायद वैसा ही कुछ। हाँ हाँ, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जैसा आपने कहा, शायद पहले के आंदोलनों के बाद सरकारी दमन, रिप्रेशन बढ़ा हो, या फिर अंदरूनी संगठनात्मक मुद्दे भी हो सकते हैं, यूनियनों के। थकान भी होती है। लेकिन इसी दौर में, मतलब इसी सुस्ती के दौर में, एक बड़ा बदलाव आया कम्युनिस्टों की सोच में। उन्होंने अपनी थोड़ी अलग थलग रहने वाली, जिसे सेक्टेरियन कहते हैं, वो नीतियां छोड़ी और 1934 से दोबारा राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा, मतलब मेन स्ट्रीम से जुड़ने लगे। अच्छा। हाँ, और 1935 में वे AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसमें भी वापस आ गए। ये एक बड़ा कदम था। अच्छा, मतलब लेफ्ट पार्टियों का प्रभाव फिर से बढ़ने लगा ट्रेड यूनियन मूवमेंट पर। बिल्कुल बिल्कुल। कम्युनिस्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस जैसे जो लेफ्ट लीनिंग राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने मिलकर कांग्रेस और दूसरे जन संगठनों के अंदर एक मजबूत लेफ्ट कंसोलिडेशन, एक वामपंथी ध्रुवीकरण बनाया। ये पॉलिटिक्स का बड़ा इंटरेस्टिंग फेज था। जैसे आजकल भी आप देखते हैं महागठबंधन बनते हैं पार्टियों के बीच, कुछ वैसा ही सीन था। और फिर आए 1937 के चुनाव, प्रांतीय चुनाव। इसमें क्या हुआ? AITUC का क्या स्टैंड था? हाँ, 1937 के चुनाव में AITUC ने ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन किया, खुल के समर्थन किया। और कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में, मजदूरों के मुद्दे उठाने का वादा किया। अच्छा। जैसे यूनियन बनाने और हड़ताल करने के अधिकारों की रक्षा करना, लेबर विवाद सुलझाने के लिए मशीनरी बनाना, ये सब बातें थी। वही चुनाव वाला हिसाब, वोट दो तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। और जब कांग्रेस की सरकारें बनी प्रांतों में 1937 से 1939 के बीच, तो ट्रेड यूनियन आंदोलन में जबरदस्त उछाल आया। इसे फिनोमिनल राइज कहा गया है सोर्सेज में। फिनोमिनल राइज मतलब आंकड़ों में भी दिखता है? हाँ, बिल्कुल दिखता है। आंकड़े देखें तो 1937 से 1939 के बीच यूनियनों की संख्या 271 से बढ़कर 562 हो गई, डबल से भी ज्यादा। और कुल सदस्यता, मेंबरशिप, 2,61,047 से बढ़कर 3,99,159 हो गई। और हड़तालें भी, स्ट्राइक्स भी खूब। अरे वाह! इसका कारण क्या था? मतलब अचानक इतना जोश कैसे आ गया? देखिए, एक बड़ा कारण था कांग्रेस सरकारों के तहत बढ़ी हुई नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टीज। लोगों लगा कि अब अपनी बात कहना, ऑर्गेनाइज करना आसान है, ब्रिटिश दमन का डर कुछ कम हुआ। और दूसरा, कई मंत्रालयों का रवैया मजदूर समर्थक, प्रो लेबर था। शायद लेफ्ट के प्रेशर का भी असर हो। और खास बात यह है कि इस दौर की ज्यादातर हड़तालें सफल रहीं, मतलब मजदूरों को पूरी या आंशिक जीत मिली। अच्छा। हाँ, तो सोचिए मजदूरों में कितना कॉन्फिडेंस आया होगा कि सरकार उनकी बात सुन रही है। जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स की मांगें मान ली जाएं तो कैसा जोश आता है ना? लगता है कि हाँ, एकता में बल है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर 3 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसने तो सब कुछ बदल दिया होगा। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 ने तो पूरी पिक्चर ही बदल दी। लेकिन उससे ठीक पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। 2 अक्टूबर 1939 को बॉम्बे के मजदूरों ने दुनिया में सबसे पहले युद्ध विरोधी एंटी वॉर हड़ताल की, फांसीवाद के खिलाफ। सच में? दुनिया में सबसे पहले? हाँ, ऐसा कहा जाता है। करीब 90,000 मजदूर शामिल हुए। ये तो कमाल की बात है, दिखाता है पॉलिटिकल चेतना कितनी थी। ये तो वाकई कमाल है। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद तो सरकार का रवैया सख्त हो गया होगा। वो कोई गड़बड़ी नहीं चाहते होंगे। बिल्कुल, सरकार युद्ध के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं चाहती थी, इसलिए दमन, रिप्रेशन भी काफी था। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स लागू थे। लेकिन फिर भी आर्थिक मुद्दों पर हड़तालें चलती रहीं, महंगाई भत्ता, बोनस, इन सब मांगों को लेकर। पेट का सवाल युद्ध नहीं देखता। हाँ, वो तो है। लेकिन 1941 में एक बड़ा ट्विस्ट आया, जब नाजी जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। इससे कम्युनिस्टों की सोच बदली है ना? हाँ, ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया तो भारतीय कम्युनिस्टों ने कहा कि अब ये युद्ध साम्राज्यवादियों का युद्ध, इंपीरियलिस्ट वॉर नहीं रहा, बल्कि जन युद्ध, पीपल्स वॉर बन गया है। जन युद्ध मतलब अब फांसीवाद को हराना पहली प्राथमिकता है, और इसके लिए मित्र राष्ट्रों, अलाइड पावर्स, जिनमें ब्रिटेन भी था, उनका साथ देना जरूरी है। क्योंकि फांसीवाद से उनके समाजवादी पितृभूमि, सोशलिस्ट फादरलैंड यानी सोवियत संघ को खतरा था।
एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समीकरण था जिसने उनकी राष्ट्रीय नीति बदल दी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहानी। और इस बदली हुई नीति का असर क्या हुआ, खासकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर? असर बहुत बड़ा और नेगेटिव हुआ राष्ट्रीय आंदोलन के नजरिए से। इसी जन युद्ध की लाइन के कारण कम्युनिस्ट पार्टी ने अगस्त 1942 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने इसका विरोध किया। हाँ, उनका तर्क था कि इससे युद्ध प्रयासों, वॉर एफर्ट्स में बाधा आएगी, ब्रिटेन कमजोर होगा जो फांसीवाद से लड़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने मालिकों के साथ औद्योगिक शांति, इंडस्ट्रियल पीस बनाए रखने की नीति भी अपनाई ताकि उत्पादन न रुके। लेकिन क्या आम मजदूरों ने सच में भारत छोड़ो आंदोलन से दूरी बनाए रखी? पार्टी लाइन मानना एक बात है, पर देश में जो माहौल था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक रुख के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन ने मजदूर वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं। अच्छा। हाँ, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के तुरंत बाद देश भर में दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बॉम्बे, नागपुर, अहमदाबाद, जमशेदपुर, मद्रास, इंदौर, बेंगलोर, सब जगह मजदूरों ने हड़तालें और बंद हड़ताल किए और ये करीब 1 हफ्ते तक चले। स्पॉन्टेनियस थे ज्यादातर। जमशेदपुर का टाटा स्टील प्लांट तो मैंने पढ़ा है 13 दिन बंद रहा और मजदूरों का नारा था कि जब तक राष्ट्रीय सरकार बनती काम पर वापस नहीं लौटेंगे। मतलब देश पहले काम बाद में। गजब का जज्बा था। बिल्कुल, ये सीधा सीधा पॉलिटिकल डिमांड थी। और अहमदाबाद में देखिए, टेक्सटाइल हड़ताल तो 3.5 महीने चली। 3.5 महीने। बाप रे। और मजे की बात ये कि सोर्स बताते हैं कि वहां कुछ मिल मालिक भी राष्ट्रवादी जोश में सहयोग कर रहे थे, शायद बैकएंड से। अच्छा, ये दिखाता है कि राष्ट्रवाद कैसे कभी-कभी बिजनेस हितों से भी ऊपर उठ जाता था। बिल्कुल, हाँ, ये बात भी सच है कि जहां कम्युनिस्टों का प्रभाव ज्यादा था, जैसे बॉम्बे में कुछ हद तक, वहां भागीदारी शायद उतनी नहीं थी जितनी दूसरी जगहों पर। लेकिन कई जगहों पर आम कम्युनिस्ट कार्यकर्ता जो रैंक एंड फाइल थे, उन्होंने पार्टी लाइन की परवाह न करते हुए अपने जज्बे के तहत भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। वही दुविधा, पार्टी बड़ी या देश, ये आज भी कई संगठनों में देखने को मिलती है ना? बिल्कुल, ये क्लासिक टेंशन है। खैर, युद्ध खत्म होने के बाद 1945-47 के बीच आजादी की दहलीज पर तब क्या माहौल था? मजदूर आंदोलन में फिर से तेजी आई? जबरदस्त तेजी आई। इसे पोस्ट वॉर अपसर्ज कहते हैं, युद्ध के बाद का राजनीतिक उभार। मजदूरों ने इसमें बड़ी संख्या में भाग लिया, खासतौर पर INA ट्रायल्स के मुद्दे पर। हाँ, आजाद हिंद फौज वाले मुकदमे। बिल्कुल, उनके समर्थन में जो देश भर में प्रदर्शन हुए, खासकर कलकत्ता जैसे शहरों में, उनमें मजदूर एकदम फ्रंट पर थे। अनगिनत सभाएं, प्रदर्शन, हड़तालें, माहौल एकदम चार्ज्ड था। जैसे आजकल भी कोई बड़ा मुद्दा होता है तो लोग सड़कों पर उतर आते ना, वैसा ही बल्कि उससे कहीं ज्यादा इंटेंस माहौल था। इस दौर में इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी मतलब अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का भी कोई उदाहरण मिलता है? हाँ, एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। 1945 के अंत में बॉम्बे और कलकत्ता के डॉक वर्कर्स ने उन जहाजों पर सामान लादने से इनकार कर दिया जो इंडोनेशिया जा रहे थे। इंडोनेशिया क्यों? क्योंकि उन जहाजों में सैनिक साजो सामान था, हथियार थे जो वहां डच कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ रहे लोगों के राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम, नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल्स को दबाने के लिए भेजे जा रहे थे। तो भारतीय मजदूरों ने कहा, हम ये लोड नहीं करेंगे। अरे वाह, मतलब दूसरे गुलाम देशों के लिए हमदर्दी। बिल्कुल, ये इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी का, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे का बेहतरीन उदाहरण है। दिखाता है कि चेतना कितनी विकसित थी। और शायद इस दौर के सबसे यादगार, सबसे विस्फोटक घटना थी 1946 की नौसेना विद्रोह, म्यूटनी ऑफ द नेवल रेटिंग्स। उसके समर्थन में बॉम्बे के मजदूरों की हड़ताल। हाँ, बिल्कुल, उसे स्पेक्टैकुलर एक्शन कहा गया है और वो वाकई स्पेक्टैकुलर था। 22 फरवरी 1946 को कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर, जिसे सोशलिस्टों का भी समर्थन था, बॉम्बे में 2 से 3 लाख मजदूरों ने काम बंद कर दिया नेवल रेटिंग्स के समर्थन में। 2 से 3 लाख? मतलब पूरा शहर थम गया होगा? लगभग थम गया था। और ये सिर्फ शांतिपूर्ण हड़ताल नहीं रही। शांतिपूर्ण सभाएं और प्रदर्शन जल्द ही हिंसक झड़पों, वायलेंट क्लैशेस में बदल गए जब पुलिस ने इंटरफियर किया। सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए। पुलिस और सेना के साथ घमासान लड़ाइयां हुई, पिच्ड बैटल्स हुई कई इलाकों में। हालत इतने बिगड़ गए कि शहर में व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना की 2 बटालियन बुलानी पड़ी। सेना बुलानी पड़ी? हाँ, और इस संघर्ष में करीब 250 आंदोलनकारी शहीद हुए। ये सिर्फ हड़ताल नहीं थी, ये एक शहरी विद्रोह जैसा था। ये उस समय की हताशा और मजदूर शक्ति, वर्कर पावर, दोनों को दिखाता है।
इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। ये तो जबरदस्त राजनीतिक कार्रवाइयां थीं। लेकिन क्या इसी दौर में मतलब 1945-47 में आर्थिक मुद्दों पर भी हड़तालें बढ़ गई थीं? हाँ बिल्कुल, राजनीतिक उभार के साथ साथ आर्थिक मुद्दों पर भी जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। आजादी से ठीक पहले के सालों में हड़तालों की जैसे बाढ़ आ गई थी। पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों की अखिल भारतीय हड़ताल काफी फेमस है। रेलवे में, टेक्सटाइल में, जूट में, कोयला खदानों में हर जगह स्ट्राइक्स हो रही थी। इनके पीछे क्या कारण थे? क्या सिर्फ महंगाई भत्ता वगैरह? नहीं, कई चीजें थीं। एक तो युद्ध के दौरान की दबी हुई आर्थिक शिकायतें थी, पेंट अप इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस जो अब फूट रही थीं। दूसरा, युद्ध के बाद सैनिकों की वापसी, पोस्ट वॉर डीमोबिलाइजेशन, उससे जुड़ी समस्याएं थीं, बेरोजगारी बढ़ी। तीसरा, कीमतें आसमान पर थीं, भोजन और जरूरी चीजों की भारी कमी थी, स्कैर्सिटी थी। और सबसे बड़ी बात, वास्तविक मजदूरी, रियल वेजेस यानी महंगाई हटाने के बाद जो पैसा हाथ में आता है उसमें भारी गिरावट आई थी। इन सब ने मिलकर मजदूर वर्ग को बर्दाश्त की सीमा तक पहुंचा दिया था। हाँ, मतलब जैसे आजकल महंगाई बढ़ती है तो आम आदमी का बजट बिगड़ जाता है, वैसी स्थिति थी, शायद और भी गंभीर। शायद और भी ज्यादा गंभीर। खाने पीने की कमी भी थी। और एक बात और, आजादी की उम्मीद, क्या इसका भी कोई रोल था इन संघर्षों में? बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल फैक्टर था। आजादी की प्रत्याशा, एंटिसिपेशन ऑफ फ्रीडम का माहौल उम्मीदों से भरा था। भारतीय समाज के सभी वर्गों को लग रहा था कि बस आजादी मिलने ही वाली है और आजादी उनकी सभी मुसीबतों का अंत कर देगी। हाँ, एक उम्मीद कि सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, मजदूर भी कोई अपवाद नहीं थे। वे भी अब उन अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे जिनके बारे में उन्हें उम्मीद थी कि आजादी उन्हें स्वाभाविक रूप से एज अ मैटर ऑफ राइट देगी। ये उम्मीद कि स्वराज उनके लिए बेहतर दिन लाएगा, ये उनके संघर्षों को एक नई ताकत, एक नई मोड़ दे रही थी। ये उम्मीद और हकीकत की क्लासिक कहानी है। जैसे किसी को नई नौकरी मिलती है या शादी होती है तो लगता है सब ठीक हो जाएगा, पर असलियत में चुनौतियां बनी रहती हैं। बिल्कुल, और आजादी के बाद भी मजदूरों का संघर्ष जारी रहा, चुनौतियां बनी रहीं। लेकिन हाँ, 1945-47 के उन 2 सालों में ये उम्मीद एक बहुत पावरफुल मोबिलाइजिंग फोर्स थी, इसमें कोई शक नहीं। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 17, The Indian Working Class and the National Movement of India's Struggle of Independence by Bipin Chandra. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad, Jai Hind.